दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष पांडे आपका डीपी मनी स्टडी क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि DSSB का एग्ज़ाम इस समय चल रहा है। DSSB आपके विभिन्न एग्ज़ामों को कराते हैं, जैसे TGT, PGT और अन्य अदर एग्ज़ाम को जो है ये कंडक्ट कराता है। और जिस भी एग्ज़ाम को ये कंडक्ट कराता है उसमें दो प्रकार के जो है पेपर होते हैं। एक तो वो पेपर जिस स्ट्रीम से आप TGT या PGT या अन्य कोई जो है एग्ज़ाम को भरते हैं, तो जिस स्ट्रीम यानी जिस सब्जेक्ट से भरते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होता है। और एक जनरल पेपर होता है दोस्तों, जो 100 क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन दोस्तों? 100 क्वेश्चन, जिसमें मैथ्स से 20 क्वेश्चन, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन, GS से 20 क्वेश्चन, हिंदी से 20 क्वेश्चन और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन होते हैं। ये दो सेक्शन अगर देखा जाए दोस्तों, तो जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश यानी लैंग्वेज से ये क्वेश्चन होते हैं, जिसको आप अगर थोड़ी सी भी पढ़ लेते हैं, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच हुआ और थोड़ा बहुत जानकारी आप हिंदी में ले लेते हैं, जनरल जानकारी, तो ये नंबर जो है आपके मिल जाते हैं। दोनों में फ़ायदा ये रहता है दोस्तों कि 5-5 क्वेश्चन आपके कहाँ से 5-5 क्वेश्चन आपके कंप्रेशन से पूछता है। 5-5 क्वेश्चन, तो 5 हिंदी कंप्रेशन से क्वेश्चन पूछेगा, इंग्लिश से पूछेगा, यानी पैसेज देकर 5 क्वेश्चन पूछेगा। तो ईजिली अगर आप थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखते हैं तो ये 5-5-10 क्वेश्चन को ईजिली आप कर लेंगे। बाकी थोड़ी बहुत भी यदि आपके इसके ग्रामर को देख लेते हैं तो ये आपका जो है तैयार हो जाता है। लेकिन ये 3 सेक्शन दोस्तों थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लड़कों के लिए, स्टूडेंट के लिए होता है। और यदि आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो ये सेक्शन इससे भी आसान हो जाता है। जिसमें अगर GS को देखा जाए तो GS कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो हमेशा रिपीटेड होते हैं। यदि उन चीज़ों को आप देखते हैं, PIQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी लाभकारी होते हैं, उससे रिलेटेड आपको पढ़ाई करनी चाहिए। और हम अगर बात करते हैं मैथ और रीजनिंग की दोस्तों, तो मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आपको मैं जो है तैयारी कराऊंगा। और कैसे तैयारी कराऊंगा? तो PIQ के द्वारा तैयारी करवाऊंगा, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के द्वारा आपका तैयारी कराऊंगा। यानी जो विभिन्न पैटर्न्स, जो नए नए पैटर्न्स बन रहे हैं, यानी हम 2025 के जो पैटर्न है, यानी जो लेटेस्ट पैटर्न है, उस पैटर्न के क्वेश्चन को, ऑफिशियल क्वेश्चन को मैं लेकर आऊँगा। और आपके हर एक जो है डे में आपको जो है 20-20 क्वेश्चन मैथ के, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। और आप सारे क्वेश्चंस को आप हकीकत ज्ञान से सॉल्व करेंगे दोस्तों। यदि आपको मैथ में आप जीरो भी हैं, एकदम नल भी हैं, फिर भी घबराने की बात नहीं है दोस्तों। ज़्यादातर स्टूडेंट का मैथ ही जो है कमज़ोर होता है, लेकिन आप विश्वास मानिए, यदि आप PIQ के जो है क्वेश्चन को देखेंगे तो आप निश्चित ही 20 क्वेश्चंस में 20 क्वेश्चंस करने में जो है सॉल्व हो जाएंगे दोस्तों। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसका उत्तर प्रश्न में ही दिया रहता है। और तय मानिए, यदि आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखते हैं, जो डेली मतलब हमेशा आएगी, अगर आप देखते हैं डेली बेसिस पर, तो आप निश्चय मानिए कि इस क्वेश्चन से आपको कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं मैथ के जो 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है, उस क्वेश्चन से जो है शुरुआत करते हैं दोस्तों। ये पेपर 24 जून 2025 TGT स्पेशल एजुकेशन DSSB में आए हुए क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा रहा हूँ दोस्तों। क्वेश्चन इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। आपको हिंदी मीडियम का अगर स्टूडेंट है तो भी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज कोई बाध्यता नहीं होती पढ़ाई की। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न है, दो संख्याओं के भाजक विधि द्वारा HCF निकालते समय भागफल क्रमशः 4, 8 और 7 है तथा अंतिम भाजक 66 है। इन दो संख्याओं का एलसीएम क्या होगा? सबसे पहले तो दोस्तों हमें वो दो संख्याएं ज्ञात करनी होगी। और भाग विधि द्वारा कैसे HCF निकालते हैं, ये यदि जानकारी आपको हो, ये तुरंत ही क्वेश्चन हो जाएगा। और भाग विधि द्वारा HCF कैसे निकालते हैं, इसकी हकीकत ज्ञान चलिए हम जानते हैं, ताकि अगर हकीकत ज्ञान जान जाएंगे तो उसी हकीकत ज्ञान से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। कोई दो संख्या ले लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि हमने संख्या लिया एक 10 और दूसरी संख्या लिया 15। इसका भाग विधि के द्वारा HCF कैसे निकालते हैं, तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों 15, उसको यहाँ लिखते हैं। और इसमें हम भाग करते हैं छोटी संख्या क्या है दोस्तों 10। इसे भाग करते हैं तो कितने बार जाएगा? एक बार में जाएगा और 10 से करने 10 हो जाएगा। यहाँ पर शेष क्या बचेगा? 5। जो शेष होता है दोस्तों, फिर उससे मैंने वो भाजक बन जाता है और जो भाजक है वो हमारा भाज्य बन जाता है। यानी कुल मिला के 10 को यहाँ लिख देंगे, इस 10 को इसको कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। और फिर इसमें करेंगे भाग, तो 5 दूना का 10 दोस्तों। भाग तब तक करते रहते हैं, मान लो यहाँ शेषफल क्या गया 0, तब तक करते रहते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। और जहाँ शेषफल 0 आता है दोस्तों, तो जो शेषफल 0 आ गया यानी पूरा विभाजित हो गया। अगर नहीं 0 आता तो क्या करते, इसमें फिर हम भाग करते, किससे? इसमें, इसे से भाग करते 5 में। लेकिन चूंकि शेषफल क्या आ गया दोस्तों 0, जब शेषफल 0 हो जाए तो जो अंतिम भाजक होता है, जो अंतिम क्या होता है भाजक होता है, वही दी हुई संख्याओं का क्या होता है दोस्तों HCF। तो इसका HCF क्या होगा दोस्तों? इसका HCF होगा 5। बात समझ में आ गई? इसका HCF क्या होगा दोस्तों 5 होगा। क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे हैं? यहाँ पर भागफल क्या आया तुम्हारा? 1 आया है। और यहाँ पर भागफल क्या आया है दोस्तों? 2 आया है, यानी 2 भागफल आए हैं क्रमशः 1 और 2। और अंतिम भाजक इसका क्या है दोस्तों? अंतिम भाजक 5 है। जो अंतिम भाजक होता है वही दी हुई संख्याओं का HCF होता है। मान लो एक तीसरी संख्या होती तो उस तीसरी संख्या में इन दोनों का HCF 5 निकल गया है, तो तीसरी संख्या में 5 से भाग करते और तब तक ये भाग ऐसे ही आगे बढ़ते रहते जब तक शेषफल
जीरो ना आ जाता, जहाँ शेषफल जीरो आता तो जो अंतिम भाजक होता है वही उस दी हुई संख्याओं का एचसीएफ होता है। खैर यहाँ पर दो ही संख्या है, इसलिए दो ही संख्या को समझेंगे। अब देखो दोस्तों, यही आपका जो भागफल, देखो भागफल क्या है 1 और 2, तो यही भागफल इसका जो है दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि द्वारा। तो भागफल 4, 8 और 7 दिया हुआ है। और अंतिम भाजक बोले तो 66, यानी अंतिम भाजक क्या दिया है, ये वाला दिया है मान 66। यानी इस क्वेश्चन का हम कैसे हल करेंगे दोस्तों, उल्टा करेंगे। हल कैसे करेंगे, उल्टा। यानी हमारा मान 66 कौन सा दिया है, ये वाला हमारा मान 66 दिया है, अंतिम भाजक यानी 66 दिया है, 66 दिया है। और देखो तीनों 3 भागफल दिया है क्रमशः। अंतिम भागफल कौन है दोस्तों, 7, यानी ये 7 को कह रहा है, यानी अंतिम भागफल क्या है 7, तो इस 7 को ये बात कर रहा है। यानी ऐसे ही कितनी बार भाग हुआ होगा दोस्तों, ऐसे ही हमें 3 बार भाग किया गया होगा। कैसे, एक बार भागफल 7, तो इससे जस्ट पहले क्या आया होगा दोस्तों, भागफल 8 आया होगा। इसके जस्ट पहले क्या आया होगा दोस्तों, तो इसके जस्ट पहले क्या आया होगा, 4 भागफल आया होगा। इस तरीके से 3 प्रोसेस पीछे से चलते जाएंगे। यहाँ जो संख्या आएगी, जैसे यहाँ जो संख्या आएगी ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या यहाँ पर संख्या में मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो दोस्तों इस पर विचार करो। अगर बात समझ में नहीं आई तो अब यहाँ विचार करो। और तुम भाग करते थे छोटे पर, तो भाग की जांच भी करते थे। तो जांच करने के लिए क्या करते थे, भाजक में भागफल से गुणा करते थे, और बीच वाला जब आ जाता था तो तुम मानते थे कि सही है। अब बीच वाला तभी आता था जब ये भाजक में भागफल से गुणा करेंगे, और जो शेषफल आएगा उसे जोड़ेंगे। तो 5 गुना का क्या होता था, 10। 5 गुना का क्या होगा, 10। तो 10 लिख दोगे, क्योंकि शेषफल 0 है इसलिए 0 जोड़ोगे तो 10 ही होगा। तो 10 तुम्हारा बीच वाला आ जाता था। ध्यान से देखो, सेम टू सेम यही क्वेश्चन में भी दिया है, ये तुम्हारा दिया और ये दिया कि नहीं। देखो अंतिम भाजक 66 है, तो अंतिम भाजक तुम 66 लिख दिए। और भागफल क्रम से 6, 8, 7 है, यानी ये ऊपर से लिख दो 4, 8, 7, लास्ट वाला 7 है। तो देखो दोस्तों ये बीच वाला कैसे मिला, इससे गुणा कर दिए। अंतिम भाजक जो होगा उसका शेषफल हमेशा मान लो 0 ही रहेगा, इसका शेषफल हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। खैर अब अंतिम भाजक कहो या इसको क्या कह दो, एचसीएफ भी कह दो, बात क्या है, सेम ही है, क्योंकि अंतिम भाजक ही एचसीएफ होता है। मैं तुमको यहीं पे बताया हूँ। चलो अब बीच वाला संख्या कैसे आएगा दोस्तों, 7 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। करो 7 से 42 का, तो 7 5 5 6, 7 से 42 का, तो फिर 7 से 42 और 4 क्या होगा दोस्तों, 46, यानी होगा 462। ये संख्या तुम्हें क्या मिल गई दोस्तों, 462। देखो ये संख्या क्या है, 10। ये 10 कहाँ से तुम उठाए थे, इसके भाजक का उठाए थे। देखो भाजक वाला उठा लेते हैं, यानी 462 कहाँ जाएगा दोस्तों, इसका भाजक बन जाएगा, यानी ये यहाँ आ जाएगा 462। देखो 462 क्यों आया, क्योंकि इससे इसमें गुणा की है, शेषफल को 0 जोड़ोगे तो 462 ही होगा, क्योंकि शेषफल में क्या है, 0 है। अब देखो, अब ये संख्या और ये संख्या आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जो शेष आएगा उससे हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 8 में 2 से गुणा करो, तो देखो अलग अलग कर देते हैं। 8 में 2 से गुणा करो, 8 × 16 का 6, हाथ में लगा 1, और 6 48 1 49, हाथ में लगा 4, और चौका 32। 32 और 4 क्या होता है दोस्तों, 32 और 4 होता है तुम्हारा 36। इसमें क्या करोगे दोस्तों, ये तुम्हारा आ गया बीच वाला, लेकिन शेषफल जोड़ते हैं, और शेषफल कौन रहा होगा, 66। देखो जैसे 15 में से 10 घटाओ तो 5, फिर 5 में इस भाजक से क्या कर रहे हो, भाजक को तुम भाज्य बना दे रहे हो, मतलब इस बीच में लिख दे रहे हो। हाँ, तो अगर तुम्हें 15 लाना है तो तुम 10 से करें 10 तो कर दोगे, लेकिन शेष तो जोड़ोगे ना, 10 से करें 10 और शेष जोड़ोगे तब जाके 15 होगा। वैसे तुमने इससे और इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आया है, और शेष क्या रहा होगा, 66 रहा होगा, क्योंकि उसी शेष से ना बार बार हम क्या करते रहते हैं, भाग करते रहते हैं। तो शेष हमारा है 6, इस 6 को 66 को माफ़ करना, 66 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, जो आएगा वही ये वाला होगा। 6 और 6 तुम्हारा क्या होगा दोस्तों, 12 का 2, हाथ में लगा 1, 1 और 9 क्या हुआ तुम्हारा 10 और 6, 10 से तुम्हारा हुआ 16, 10 9 6 15 16, हाथ लगा 1 से 1 7, और हमारा यहाँ पर क्या बचा 3, यानी 37 और 62 तुम्हारा आया। यहाँ पर क्या आया दोस्तों, 37 और 62, ये बीच वाला आ गया। और दोस्तों ये अब हम कैसे लाएंगे, और ये वाला जो रहता है वही इसका क्या रहा होगा, भाजक रहा होगा, यानी एक संख्या तुम्हारी मिल गई है। अब ये वाला ज्ञात करना है, बीच वाला कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, ये है 37 62, यानी अब 4 से 2 में क्या करेंगे, गुणा, और जो आएगा ये बीच वाला निकालने के लिए क्या करते हैं, इससे इसमें गुणा, और शेषफल हमारा क्या रहा होगा, ये इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो चलो 4 में 2 से गुणा करोगे तो 4 दूना का क्या होगा दोस्तों, 8, 4 दूना का 8, और 4 6 का 24 का 4, हाथ में लगा 2, और 4 7 28 2 30, हाथ में लगा 3, और 4 12 3 15, यानी हुआ 15 0 48। इसमें हमें 462 अभी जोड़ना है, इसमें 462 जोड़ देंगे शेषफल को, तो हमारा जो संख्या आएगी वही हमारी क्या आएगी दोस्तों, तीसरी संख्या निकल कर चली आएगी। तो चलो इसको जोड़ते हैं। अब देखो 8 2 10 का 0, 8 2 10 का क्या हुआ 0, 4 से 10 1 11 का 1, हाथ में लगा, देखो 4 8 10 का 0, और 4 और 10 0, 1 हासिल था, वो 11 का 1 होगा, 1 हासिल, फिर हुआ 1 और 4 होगा 5, फिर यहाँ 5, और फिर क्या हुआ, यानी हुआ 1500, यानी 15 510। ये हमारी संख्या जो निकल कर आ गई वो हमारी दूसरी संख्या निकल कर आ गई। ये दोस्तों पहली संख्या है,
और ये दोस्तों दूसरी संख्या है। दोनों का एलसीएम, दोस्तों एलसीएम कभी भी वह छोटी से छोटी संख्या होती है, एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दी हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। यानी जो एलसीएम होगा वो इससे भी कटेगा और इससे भी कटेगा। दोस्तों इस संख्या के अंत में 0 है, यानी ये जिससे भी कटेगा, माफ करना, ये संख्या एलसीएम का मतलब क्या होता है, वो छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई संख्याओं से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। यानी इससे भी कटेगा और ये जो है हमारा इससे भी कटेगा। पहले ध्यान देखो, इसमें क्या है, 0 है, इसमें क्या है, अंत में 0 है, तो एलसीएम जो भी आएगी उस संख्या के अंत में 0 जरूर रहेगा, तभी तो इससे कटेगा दोस्तों। अब मान लो 10 एक संख्या है, तो 10 किसको काटेगा, या तो 20 को काटेगा, या तो 30 को काटेगा, या तो 40, यानी उसी को काटेगा जिसके अंत में 0 हो। इस संख्या के अंत में 0 है, तो जो एलसीएम आएगा वो संख्या होगा जो इन सब इससे भी कट जाए, तो ये तभी कटेगा जब इस संख्या के अंत में क्या आएगा, 0 आएगा। यानी एलसीएम तय है कि इकाई डिजिट 0 ही रहेगा। इन सभी में इकाई डिजिट क्या है दोस्तों, किसी का भी जो है 0 नहीं है, इस पहले का इकाई डिजिट 0 है, इसलिए लोग लड़के जो है इन दोनों का एलसीएम नहीं निकालेंगे, देख कर ही उत्तर मार देंगे। बाकी पहली संख्या ये रही, दूसरी संख्या ये रही। आप चाहें तो समय और गंवाने के लिए आप इसका एलसीएम भी निकाल सकते हैं, और इस तरीके से आपका ये रहा उत्तर। दोस्तों ऐसे ही ईजी क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे, और तय मानिए यदि इन वीडियो को आप देखते रहेंगे तो हमेशा आप सिलेक्शन के करीब रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पहला, चलो और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो इंग्लिश वाले बच्चे ये देखो लो, और हिंदी वाले बच्चे इससे देकर हल करो। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नल किसी टंकी को क्रमशः 2 घंटे और 52 घंटे में भर सकती है। एक तीसरा नल 52 घंटे में खाली कर सकता है पूरी भरी टंकी को। यदि तीनों एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। दोस्तों देख कर ही लोग उत्तर इसको मार कर चले जाएंगे, 2 घंटे। वो कैसे, चलो देखो दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि हकीकत ज्ञान बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्त कौन कौन सा क्वेश्चन दिया है, चलो देख लेते हैं। ये दिया है, एक जो होता है 2 घंटे में भर सकता है 2 आवर्स, और एक जो होता है 52 घंटे में भर सकता है तो 52 आवर्स, और एक जो होता है भरे हुए को 52 घंटे में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है 52 घंटे। जो खाली कर सकता है दोस्तों उसको क्या करते हैं, हम माइनस में लेते हैं। अब यहीं पर देखो ये क्या करेगा, इन दोनों का समय क्या है, समान है। ये जितने देर में भरेगा, जितना ये भरेगा उतना ये धीरे धीरे खाली करता रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। क्योंकि मान लो कि 52 घंटा में ये भर रहा है, ये 52 घंटा में पूरा खाली कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो क्षमता है या एफिशिएंसी है नल की, वो समान समय में समान मात्रा, इसका समय है कि समान समय में समान मात्रा भरेगा, या उतना ही खाली कर देगा। जितना भरेगा उतना ये खाली कर देगा, क्योंकि खाली करने वाली टंकी है। यानी ये दोनों कैंसिल आउट कर देंगे, क्योंकि दोनों एकदम सेम है। ये बच्चा केवल यही, यानी इसी का क्या रहेगा, तुम्हारा परिणामी रहेगा। परिणामी तुम्हारा क्या रहेगा, यही रहेगा। यानी यही केवल टंकी वाला काम करेगा जो कि 2 घंटा में भर दे रहा है। यानी सीधे सीधे आंसर दे दिया दोस्तों, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मान लो यही संख्या तुम्हारा क्या हो रहा था, चेंज रहता, तब क्या करते। अगर यही संख्या चेंज रहता तब क्या करते, तो देखो क्या करते। मान लो अगर संख्या चेंज रहता दोस्तों तो ऐसे ही करते, ऐसे ही तुम 3 लाइन खींच दिए। मानो कि ये 2 घंटे में भर सकती है तो इसको प्लस लो, ये 52 घंटे में भर सकती है इसको 52 लो, ये 52 घंटे में खाली कर सकती है तो इसको -52 ले लो। ठीक है दोस्तों, और इन तीनों का क्या लो, एलसीएम लो। इन तीनों का क्या लो, एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, 52 आएगा। और 52 आएगा तो 2 से 52 में क्या करो, भाग करो। तो ये निकलता है, ये क्या निकलता है, टोटल वर्क, कि हमने टोटल ये तीनों मिलकर बारी बारी से मैंने ये इतना काम करना है, ये टोटल वर्क निकलता है। ये तो टाइम है, ये दोनों क्या है दोस्तों, टाइम है। और जो भाग करोगे ये एफिशिएंसी निकलेगा। 52 में 2 से भाग करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 26। यानी 26, मान लो ये 52 लीटर मान लो, यानी इसका मतलब ये हुआ इफिशिएंसी इसका 26 का मतलब ये हुआ कि पर घंटा 26 लीटर जो है भरेगा। 52 में करोगे तो इसकी एफिशिएंसी +1 आएगा, इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, -1 आएगा। और तीनों एक साथ ये क्या है दोस्तों, इनकी क्या है, इफिशिएंसी है। तीनों क्या है, इनकी इफिशिएंसी है। अब कह रहा है कि तीनों एक साथ खोला जा रहा था, तीनों एक साथ खोला जा रहा है तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 1 होगी। चलो यहाँ पर देख लेते हैं। अब देखो एक फार्मूला होता है इफिशिएंसी बराबर क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। जिन बच्चों को ये सारी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं इससे पहले भी कई वीडियोज़ बना चुका हूँ मैथ का, तो सारे मैथ के वीडियोज़ आप देखेंगे तो ये सारी बातें समझ में आ जाएगी। टोटल वर्क कितना है दोस्तों, टोटल वर्क है 52। इफिशिएंसी कितना है दोस्तों, 1 का 26 है, +1 -1, ये क्योंकि तीनों मिल कर काम करते हैं। और इसकी इफिशिएंसी हमेशा माइनस में रखेंगे, जो क्या करता है, खाली करता है। तो देखो दोस्तों 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया है, हो गया ना। तो देखो एक्चुअल में क्या, 52 टोटल वर्क बटा 26, मैंने केवल यही वाला बच रहा है। अभी देखो 52 में 26 से भाग करोगे तो 2 ही आवर्स आएगा ना, बोलो ना जी, वही आएगा, वही मार के चलिए आओ। लेकिन दोस्तों जो लड़के पढ़ने वाले होंगे वो तुरंत इसको पढ़ेंगे कि एक टंकी 2 घंटे में तो भर सकती है, दूसरी 52 घंटे भर सकती है, और तीसरी 52 घंटे में खाली कर सकती है। यानी ये जितनी भरेगी उतनी ये खाली करेगी, यानी कैंसिल आउट हो गया, केवल यही बच गया। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इतना ही इजी क्वेश्चन आता है। अब विश्वास मानिए मैथ बहुत ही आसान होता है, आपको बस समझने की ज़रूरत है। मैथ एक ऐसा सेक्शन है और रीजनिंग जिसका उत्तर प्रश्न में ही दिया रहता है। अगला क्वेश्चन है कि अब्दुल और मोहसिन मिलकर 56,000 का निवेश किया। देखो 56,000 रुपया क्या है, अमाउंट है, जिसमें अब्दुल और मोहसिन दोनों लोगों ने 56,000 रुपया क्या किया, इन्वेस्ट किया, यानी निवेश किया, इतना रुपया इन्वेस्ट किया दोस्तों। और फिर आगे क्या कर रहा है कि 1 वर्ष के अंत में दोनों का टाइम समान है, इसके लिए भी 1 वर्ष है दोस्तों और इसके लिए भी 1 वर्ष है। बात समझ में आ रही कि नहीं, दोनों के लिए वर्ष क्या है, समान है।
एक वर्ष के अंत में 16,000 लाभ अर्जित किए। मैंने ये दोनों जो है मिलकर जमा किए और अंत में 16,000 रुपया लाभ आया। यानी ये क्या है, प्रॉफिट कितना आया दोस्तों, दोनों को मिलाकर दोनों लोग 16,000 रुपया पाए हैं। और दोनों लोग नहीं पाए हैं, मतलब अभी रखा गया है, अब किसका कितना हिस्सा होगा ये पूछेगा। दोस्तों याद रखना, हिस्सा कभी भी पूछता है तो जो हम लगाते हैं अमाउंट, जैसे ये है हमारा, देखो समझने की कोशिश करो, ये है हमारा अब्दुल और ये है हमारा मोहसिन। तो ये जितना अमाउंट लगाएगा, ये कितना अमाउंट लगाया ये तो नहीं दिया, दोनों मिलकर इतना लगाते हैं, लेकिन जितना अमाउंट ये लगाता, इसका मान लो कोई अमाउंट हम मान लेते हैं A1 है, तो इसका कितने समय तक ये लगाया है दोस्तों, ये लगाया है हमारा 1 वर्ष के लिए। तो इसका अमाउंट मान लो कि समय इसका T1 रहता, इसका अमाउंट मान लो कि A2 रहता और समय क्या रहता, T2 रहता। तो अमाउंट इंटू टाइम और अमाउंट इंटू टाइम का जो रेशियो होता है दोस्तों, यही लाभ का रेशियो होता है। कभी भी लाभ का रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे कि फलाना व्यक्ति कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है और कितने समय के लिए किया है, इंटू कर दो, फिर रेशियो फलाना व्यक्ति ने कितना अमाउंट लगाया है और कितने समय तक लगाया है उसका मल्टीप्लाई कर दो और उनका रेशियो निकालोगे तो इन दोनों में जो प्रॉफिट का रेशियो निकल कर आ जाएगा कि कितना प्रॉफिट का रेशियो इन दोनों को देंगे। कई बात समझ में आई? चलो बात समझ में आई तो हम इसको देख लेते हैं। तो दोनों को प्रॉफिट का, देखो दोनों का समय क्या है दोस्तों, दोनों का समय समान है, दोनों का समय क्या है, समान है। तो प्रॉफिट का रेशियो अगर हम निकालने की कोशिश करेंगे कि दोनों में प्रॉफिट का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वही अब देखो ए मान लो कि ये ए अमाउंट लगाया है अब्दुल ने, तो ए अमाउंट कितने वर्ष के लिए लगाया है दोस्तों, 1 वर्ष के लिए। तो 1 से गुणा करेंगे तो वही बात होगा संबंध है। ये कितना अमाउंट लगाया मोहसिन हम नहीं जानते हैं, दोनों मिलकर इतना लगाए हैं, लेकिन कितना लगाया ये नहीं जानते हैं। लेकिन मान लेते हैं यम लगाया है कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, यानी दोनों ए संबंध यम जो है रेशियो में जो है बांटा जाएगा। जिसमें देखो दोस्तों ये दे दिया है कि मोहसिन का हिस्सा 7, मतलब देखो टोटल लाभ तो 1600 है, जिसमें मोहसिन का जो है लाभ का हिस्सा दे दिया है। मोहसिन का लाभ का हिस्सा क्या दे दिया है, 2700 दे दिया है। क्या दे दिया है, 2700। इसका लाभ का हिस्सा 2700 दे दिया है। तो मोहसिन अगर 2700 पाया है दोस्तों, माफ़ करना ये मोहसिन पाया है, हमने लिख दिया थोड़ा सा उल्टा, यानी मोहसिन 2700 पाया है, तो मोहसिन की जगह हम लिख दिए 2700, लिख दिए 2700, मोहसिन की जगह हमने लिख दिया 2700। और हमारा ये कौन है, ये हमारा अब्दुल कितना पाया है दोस्तों। अब टोटल अगर लाभ 16,000 है, जिसमें मोहसिन 2700 पाया है, तो अब्दुल कितना पाया होगा, तो इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 16,000 में 2700 तुम घटाओगे तो घटाओ क्या आएगा, 16,000 में 3,000 घटाओगे तो क्या आएगा दोस्तों, 13,300 तुम्हारा आ जाएगा। आएगा ना, सही देखो जोड़ कर देख लो, 13,300 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये दोनों का क्या निकल गया, रेशियो निकल गया, या प्रॉफिट का रेशियो कहो या तुम क्या कहो उसके अमाउंट का रेशियो कहो, बात दोनों का क्या होगा, समान होगा। 0 से 0 कैंसिल, यहाँ से जो है इस 0 से ये 0 से 133/27 में इस रुपये को तुम क्या करो, बांट दो। किसका पूछा है दोस्तों, देखो किसका पूछा है, पूछा है कि निवेश में कितना अंतर था, दोनों के निवेश में कितना अंतर था। दोस्तों इन दोनों का रेशियो निकल गया, ये टोटल वैल्यू हमारा दोनों का रेशियो, ये है मोहसिन, ये है अब्दुल और ये है हमारा मोहसिन। तो दोनों में मतलब ये जो 5600 रुपया है, इस रेशियो में तुम बांट दोगे 56,000 रुपया को, दोबारा इसका और इसका मिल जाएगा। लेकिन पूछ रहा है कि अंतर देखो, एक फार्मूला सभी याद रखना, वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, एक फार्मूला याद रखना सभी लोग, वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए। दोस्तों बहुत ही फेमस फार्मूला है, अगर इसे याद रखिएगा कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा। ये वैल्यू कितना है दोस्तों, 56,000 वैल्यू है, 56,000 हमारी वैल्यू है। ये 56,000 वैल्यू किसकी है, तो दोनों लोग की है। दोनों लोग का मतलब 133 + 27, 133 + 27 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1600 आएगा। माफ़ करना 133 और 200, माफ़ करना 133 और 27 को जोड़ोगे तो 160 ही आएगा, 160। और हमें चाहिए क्या, देखो ये वैल्यू जो है वो किसकी है, तो दोनों की है। दोनों की क्षमता कितनी है, जोड़ दो, 160 है। हमें चाहिए किसकी, तो चाहिए हमें दोनों में कितना का अंतर था, माने 133 और 27 का अंतर चाहिए, है ना दोस्तों। तो 133 और 27 में कितनी यूनिट का अंतर है, तो घटा दो, 33 में 27 जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 6, यानी 106। जहाँ इसका जो है ऐसा हल करोगे तुरंत उत्तर आ जाएगा। चलो इसको हल कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल। अब देखो 56 में 16 से भाग करो तो 16 दूना बोलते 16 × 43, 16 × 4 = 64, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 4 से तो कटेगा। चलो ये अब देखो 2 8 16, इसको कटाओ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 5 10 और 2 3 6, फिर ये बचा 8, 8 7 56, यानी 7 पर कई जो 0 2 0, यानी 7 में 53 से गुना करो, वही तुम्हारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखो 00 किस में है, पहले में है, तो उत्तर हमारा 70 का 21 का 1, 7 5 35, 2 37, पहला क्या होगा तुम्हारा उत्तर। उत्तर की जांच करनी है तो देखो दोस्तों ऑप्शनल आंसर देखो 37,000। ठीक है दोस्तों, 37,100 रुपया। ठीक है। और दोस्तों पढ़ने वाले लड़के इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इतना लंबा नहीं ले जाते, केवल एक ही फार्मूला हमारा कोई अगर याद किया हो, वो कौन सा फार्मूला, वैल्यू अपन किसका इंटू चाहिए, तो ये पढ़ने वाले बच्चे इसको आसानी से कर लेते। कैसे, चलो देख लो।
हमने डिटेल में इसलिए बताया था कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से उसे सॉल्व कर ले जाएं, इसलिए पूरा डिटेल में बताता हूँ। देखो वैल्यू कितनी है दोस्तों, 56,000। 56,000 वैल्यू किसकी है दोस्तों? तो देखो अब्दुल और मोहसिन ने मिलकर इतना अमाउंट निवेश किया, अंत में 1600 लाभ प्राप्त हुआ। मोहसिन का हिस्सा इतना था, माने मोहसिन का इस लाभ में मोहसिन का हिस्सा इतना था 2700। ठीक है, मोहसिन का हिस्सा कितना था, दोनों का हिस्सा इसमें निकाल दो, ये मोहसिन है और ये हमारा अब्दुल है। तो मोहसिन का हिस्सा कितना इसमें दे दिया दोस्तों, मोहसिन का हिस्सा हमारा 2700 दे दिया है और टोटल लाभ कितना है 16,000। तो 2700 में देखो मोहसिन का लाभ हमारा 2700 और टोटल लाभ हमारा इतना, तो 16,000 में तुम घटाओगे 2700 तो तुम्हारा क्या आएगा, 16,000 में 13,000 तुम्हारा क्या आएगा दोस्तों, 13,700। तो 13,700 तुम्हारा रुपया जो है आएगा। ठीक है, तो वैल्यू, ये वैल्यू किसका है दोस्तों, वैल्यू तो टोटल का है, हमारा अमाउंट किसका है, टोटल लाभ का है, यानी हमारा 16,000 का है। हमें चाहिए क्या, मोहसिन और अब्दुल में कितने का अंतर जो है हिस्सा में, निवेश में, देखो निवेश में, तो इन दोनों में अंतर देखो कितने का है दोस्तों। तो तुम 13,700 में 2700 घटाओगे तो क्या आएगा, तो घटा के देखो, 0 में से 0 जाएगा तुम्हारा 0 और 0, 7 में से 7 जाएगा दोस्तों क्या आएगा 0, फिर यहाँ क्या बचेगा, 13 में से 2 जाएगा दोस्तों बचेगा 11, माने 11,000। ठीक है दोस्तों, तो 11,000 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। करो मल्टीप्लाई, ये 3 0 से दोस्तों ये 3 0 कैंसिल। दोस्तों एक गलती हो रही है, यहाँ पर 13,300 होगा, 13,300 होगा। अब फिर घटाओगे, इन दोनों का अंतर निकालोगे तो 2 0 से 2 0 तो होगा, और यहाँ बचेगा 13 में से 7 गया 6 बचेगा, 13 में से 7 गया 6, और यहाँ बचेगा दोस्तों 2 में से 2 जाएगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, माने 106 आएगा दोस्तों, क्या आएगा 106, और वही वाला दोस्तों डिजिट आ जाएगा, करोगे तो यही तुम्हारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो आगे, यदि किसी गोले का आयतन इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। दोस्तों एक बार पुनः मैं कहता हूं कि आप लोगों को हम पिछली अपने मैथ वाला सेक्शन में प्ले लिस्ट में जाइए, मैथ का वीडियो देखिए, उसमें मैं मेंसुरेशन का एक वीडियो बनाया हूं जो मैराथन है, मात्र 1.25 घंटा का वीडियो है दोस्तों, 1 घंटा 25 मिनट का। इसमें पूरा आपका मेंसुरेशन खत्म हो गया है, पूरे फार्मूला को हकीकत ज्ञान से मैं बताया हूँ। वहाँ यदि आप देख लेते हैं वीडियो तो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। तो जो बच्चे नहीं देखें उसे जाकर देखें। चलो क्या दिया है कि यदि किसी गोले का आयतन क्या होता है दोस्तों, तो यदि किसी गोले का आयतन इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यदि आप उस क्वेश्चन को उस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि गोले का आयतन होता है 4/3 πr3। तो किसी गोले का आयतन का मतलब हुआ कि इसकी वैल्यू कितना दिया है 2304 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, पाई का मान भी दिया है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², यानी इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, 4πr² की वैल्यू हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ से हम r का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो r का मान ज्ञात कैसे करोगे, यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से इसमें क्या करेंगे भाग, तो क्या होगा 4 5 20, 4 5 20, फिर क्या आएगा दोस्तों 30, तो 4 7 28, 4 से 28, 4 7 24, यानी 576 होगा। और 576 में 3 से क्या होगा दोस्तों, गुणा, यानी r³ बराबर होगा 576 गुणे 3। दोस्तों यदि हमने आपको बताया था कि कम से कम 1 से 20 तक आप वर्ग याद करें, 1 से 30 तक वर्ग याद रखें और 1 से लेकर 15 तक घन याद रखें। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 576, ये तो एक्चुअल में निकलेगा घनमूल, लेकिन 576 24 का क्या है, वर्ग है, तो इसको लिख सकते हो 24 गुणे 24 और 3 ये हमारा है ही, और यहाँ पर क्या है घनमूल यहाँ है। तो इसका क्या करोगे, गुणनखंड करोगे, 3 का जोड़ा निकाल कर जो है बाहर कर दोगे। तो देखो दोस्तों ध्यान से, ये 3 यहाँ लिखा हूँ, यहाँ क्या लिखा हूँ 3, 24 को तुम लिख सकते हो 8 गुणे 3, तो 8 गुणे 3, इस 24 को लिख सकते हो दोस्तों 8 गुणे फिर 3, अतिरिक्त 24, फिर ये एक एक्स्ट्रा में 3 है। अब देखो यहाँ पर 3 लिखने का मतलब ये हुआ कि 3 बार जो है संग मिलकर एक जो है बाहर निकल आएगा। तो चलो कलर चेंज करते हैं, देखो 1 2 3, 3 बार 3 आया है तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, यानी आर की वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू, देखो 8 में 3 बार 2 है तो 1 2 फिर बाहर आ जाएगा, इस 8 में भी 3 बार 2 है, देखो 2 दूना का 4 दूना 8, ये भी 2 हमारा बाहर आ जाएगा, यानी ये सब बाहर आ गया। आर की वैल्यू क्या निकला, 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 दूना 12, आर की वैल्यू क्या निकला दोस्तों 12। यही 12 का मान इसमें रख दोगे, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ से तुमने क्या निकाला दोस्तों, यहाँ से तुमने सीधे आर का मान निकाल दिया, क्योंकि कहा है कि गोले का आयतन इतना है, और तुम सब जानते हो कि गोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होता है, जिसकी वैल्यू ये दिया है। आराम से इसका मान, आर का मान तुम निकाल दोगे। आर का मान तुम्हारा क्या आया दोस्तों 12 आया, और आर का मान निकलते ही तुम्हारा किसका मान आ जाएगा,
आर का मान निकलते ही गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है 4πr²। नहीं पता है तो जाकर पता करो। 4 पाई का मान क्या होता है दोस्तों, दिया भी है 3.149 भी दिया हो तो तुम जानो। r² यानी 12 × 12, इसका गुणा करोगे जो तुम्हारा आएगा वही तुम्हारा आंसर हो आएगा। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा इंग्लिश वर्जन और ये रहा तुम्हारा हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन में देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2500 पर 14% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी। यानी ये क्या कर रहा है कि 2500 रुपया है, ये क्या है 2500 रुपया है, जिस पर 14% का ब्याज लगाया जाता है। 14% का क्या लगाया जाता है, ब्याज लगाया जाता है। कितने वर्ष तक, 2 वर्ष तक। साधारण ब्याज होता तो ये धन 2500 तो रहता ही, साथ ही साथ 14% ब्याज की दर का मतलब हुआ दोस्तों 1 साल में 14% ब्याज मिलेगा। 1 साल में 14% मिलेगा तो 2 साल में 14 दूना का क्या 28% मिलता, क्योंकि साधारण ब्याज का मतलब उतना सेम हर साल मिलता रहेगा। लेकिन दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। ब्याज पर ब्याज का मतलब ये हुआ दोस्तों कि 14% माने पहली साल और दूसरी साल। ये हुआ पहली साल, ये हुआ दूसरी साल। पहली साल भी 14% मिलेगा दोस्तों, कितनी मिलेगा 14% मिलेगा। दूसरा साल भी 14% मिलेगा और दूसरा साल चूँकि इस ब्याज पर पहले से ब्याज मिल चुका है, इस ब्याज पर ब्याज मिलेगा। यानी इस 14% का फिर से हम क्या मिलेगा 14% मिलेगा, मैंने एक्स्ट्रा में, यानी 28% तो मिलेगा ही, साथ में 1 साल पहले जो ब्याज दे चुके हो उस पर भी ब्याज मिलेगा, यानी 14% पर 14% मिलेगा। तो 14 का तुम्हारा वर्ग क्या होता है दोस्तों, होता है 196। 2 अंक बाद दशमलव लगाओगे तो क्या आ जाएगा 1.96% तुम्हें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। 1.9 14 का दोस्तों वर्ग होता है 196, तो होता है 15 का 225, 14 का 196। तो 196 इसमें जोड़ोगे तो क्या होगा 28 में जोड़ोगे तो दोस्तों होगा 29.6% ब्याज मिलेगा। 29.6% क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो क्या हमारे प्रश्न में दोस्तों ब्याज पूछा है, नहीं। हमारे क्वेश्चन में वो धन कितना हो जाएगा। कभी भी इस प्रकार से लैंग्वेज आए कि वो धन कितना हो जाएगा, यानी समझ लेना कि वो केवल क्या पूछ रहा है, वो केवल ये मत समझना कि ब्याज पूछ रहा है, वो कुछ और भी पूछ रहा है। मगर क्या पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों। तो कोई भी धन अपने आप में कितना होता है आप सभी बताएं। कोई भी धन अपने आप में 100% होता है और ब्याज हमारा कितना है 29.6%। तो ये धन अपने आप में 100% है, हमें ब्याज मिल गया कितना 29.6%। तो ये धन हमारा कितना हो जाएगा 100 और 29 जोड़ो तो 129.6%। तो 129.6% इसका निकाल दो, यही तुम्हारा क्या होगा, उत्तर होगा। देखो 2 जीरो को 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 25 में हमारा 129 मैंने 129.6 से गुणा करो, जो आएगा वही उत्तर होगा। चलो गुणा करके यहाँ पर दिखा देते हैं तुमको। 25 देखो, या तो दोस्तों 25 से तुम गुणा करो, और नहीं तो पढ़ने वाले लड़के क्या करते हैं, देखो पढ़ने वाले लड़के क्या करते हैं कि ऊपर क्या करते हैं 4 से गुणा, और नीचे भी कर देंगे 4 से गुणा कर देंगे। देखो नीचे 4 से गुणा भाग, माफ़ करना। अब देखो 25 चौका 100, यानी 2 जीरो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 2 जीरो बन जाएगा। यानी क्या करोगे 4 से तुम भाग करोगे और 2 जीरो का मतलब क्या है, अब देखो 2 जीरो का मतलब 29.10 भगा देगा और 1 जीरो उतर जाएगा और भागा 4। यानी तुम 25 से गुणा अगर आसान समझते हो तो गुणा करो, या 4 से भाग करना आसान समझते हो तो यहाँ 4 से भाग कर दो, तो 4 से भाग करेंगे। देखो चरतियाँ आई 12, देखो चरतियाँ आई 12 3, तो देखो इसमें भी 3 इसमें 3। अब देखो आगे 4 दूना का 8, यानी यही सही हो जाएगा। देखो 4 दूना का 8 और चरचौ का 16, चरचौ का 4 दूना का 8 और माफ़ करना कहाँ गड़बड़ हो रहा है, चरचौ का 16, यहाँ पर क्या अंत में आ रहा है 0 आ रहा है। यहाँ पर तो हमारा क्या है दोस्तों, कुछ गलत हो रहा है। गलत क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर 28% और एक ब्याज जो था, ब्याज पर ब्याज 1.96 था, 1.96 यानी 29.96 होगा दोस्तों, 29.96, 29.9 और 6। तो अब देखो 29.9 और 6 था, यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 6। तो अब तुम करोगे भाग, तो चरतियाँ 12 और 4 दूना 8 और चौचौ का 16 और यहाँ पर है दोस्तों 6। देखो चौचौ का 16 हो गया। अब फिर तुम्हारा क्या आएगा, फिर आएगा 3, 4 9 36, यानी तुम्हारा 32 49 उत्तर हो जाएगा। देखते हैं इसका उत्तर क्या है दोस्तों। तो इसका उत्तर है 32 49। चलो सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इवेलुएट द 100 स्क्वायर। अब बताओ 100 स्क्वायर का ये कह रहा है मान ज्ञात करो, यानी 100 का 2 बार गुणा करो। 100 का 2 बार गुणा करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, 1 पर 4 शून्य क्या होगा, उतर जाएगा। 1 पर 4 शून्य कौन है, ये है। दिस इज ए राइट आंसर। देखो मिला के यही तुम्हारा उत्तर है कि नहीं, देखो हाँ भैया यही उत्तर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इतना ईजी आता है, ठीक है, ऐसे ही ईजी आएगा मैथ, इसलिए आप क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहो दोस्तों। है कि यदि नाव की गति 44 किमी प्रति घंटा और धारा की गति, दोस्तों याद रखना, हम नाव और चाल और की बात कभी भी आता है तो हम एक ही फार्मूला सबसे कहते हैं कि बच्चों आप याद रखें, और वो फार्मूला है कि चाल बराबर क्या होता है, सभी याद रखें, चाल बराबर होता है दूरी बाटा समय।
केवल यही फार्मूला यदि याद रखोगे तो कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, और यहीं से दूरी बराबर क्या हो जाएगा, ये समय इधर जाएगा तो चाल गुणे जो है चाल गुणे समय हो जाएगा। समय बराबर पूछ देगा तो क्या होगा, तो समय यहाँ गुणा होगा और चाल यहाँ पर आकर भाग हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसी फार्मूला से हम सारे क्वेश्चन को क्या कर ले जाते हैं, सॉल्व कर ले जाते हैं। लेकिन कुछ शर्त होता है। क्या शर्त होता है कि देखो, एक शर्त मैं सबको बताता हूँ कि यदि एक फार्मूला ये हो गया तुम्हारा, दूसरा फार्मूला ये हुआ कि यदि कोई वस्तु है और यहाँ पर ये बिंदु दो है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, और एक वस्तु किसी स्पीड से यहाँ से यहाँ तक गई, मान लेते हैं वो स्पीड क्या है, x है, और उतना ही दूरी, यानी फिर मतलब एक तरीका से हम कहें बी से ए वापस आती है उतनी ही दूरी, लेकिन स्पीड क्या हो जाती है, दूसरी y की स्पीड से आती है। लेकिन दोनों के एवरेज अगर पूछ दे तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला बताया था, और सभी याद रखो, 2 × x × y, यानी 2xy/x + y हो जाता है। कौन सा, औसत चाल। कौन सा चाल, औसत चाल। सभी याद रखना, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। ये शर्त कब लगाएंगे कि दो चाल होगा, दो चाल दे होगा, एक चाल x दूसरा चाल y, लेकिन दूरी दोनों में जब समान होगा, यानी दूरी क्या होगा, समान होगा। एक्चुअल में देखो, ए से बी गया है x चाल से और बी से ए वापस आया है y चाल से। यहाँ पर एक्चुअली में कहना चाह रहा है कि दूरी समान है। दूरी क्या है, दोनों दशा में समान है। तो जब दूरी समान हो और चाल दो चाल भिन्न भिन्न दिया हो तो औसत चाल बराबर 2xy/x + y होता है। इस चीज़ को आप हमेशा के लिए याद रखें, इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलो हम इसको मिटाते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या करा कि यदि नाव की गति 44 किमी प्रति घंटा, धारा, देखो धारा कभी भी आ जाए तो कैसे हम हल करेंगे, तो कभी भी नाव की चाल हम मान लेते हैं, क्या, नाव की चाल जो भी दिया हो, देखो यहाँ पर दिया भी है कि नाव की चाल, देखो दिया, यदि नाव की गति, देखो नाव की गति दिया है 44, लेकिन हम सबको आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि यदि नाव की गति मान लो कि हम यक्ष है, क्या मान लें कि नाव की गति यक्ष है, नाव की चाल हम मान लेते हैं कि यक्ष है, नाव की चाल यक्ष हम मानते हैं, नाव की चाल यक्ष है, और धारा की चाल हमेशा हम मानते हैं वाई है। धारा की चाल क्या मानते हैं, वाई है। तो एक होता है अप स्ट्रीम, एक होता है डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि धारा के अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ऐसे करो, छोड़ो, हटाओ, तुम दोनों धारा के विपरीत और धारा के दिशा में। तो अगर धारा के दिशा में हम चलेंगे तो कभी भी धारा का दिशा में तुम तैरोगे तो देखना तुम्हारा जो तैराक होगा वो आसानी महसूस होगा, यानी तुम जल्दी जल्दी तैरने लगोगे। यानी धारा का दिशा में जो चाल होगा, वो नाव का चाल जो होगा वो होगा ही, प्लस धारा का चाल तुम्हें क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, यानी अपना चाल इसमें ऐड कर देगा। माफ़ करना, ये ऐड का निशान है, यानी तुम्हारा चाल अब वो चाल नहीं रहेगा, बल्कि ये चाल की जगह तुम क्या लिखोगे, नाव की चाल प्लस धारा की चाल, यानी x + y। लेकिन यही धारा के विपरीत जब कह देगा दोस्तों, क्या कह देगा, विपरीत, तो तुम देखो धारा के विपरीत कभी भी तुम चलने की कोशिश करना, तुम्हारी चलने में तैरने में बहुत कठिनाई महसूस होगी। यानी दोनों का जो चाल होगा आपस में क्या होगा, धारा का चाल घट जाएगा, यानी x - y हो जाएगा। यानी दोस्तों फार्मूला यही लगाएंगे, दूरी वही रहेगा, समय वही रहेगा, लेकिन चाल के जगह पर धारा की दिशा में चलेंगे तो x + y लिख देंगे, धारा के विपरीत चलेंगे तो x - y लिख देंगे। यही आप ध्यान में हमेशा रखना, और नाव और चाल की कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर यह बात जानते रहोगे तो तुम आसानी से किसी भी क्वेश्चन को क्या कर लेगे, सॉल्व कर ले जाओगे। देखो नाव की चाल जो दिया है वो 44 किमी प्रति घंटा दिया है, धारा की चाल जो है 28 किमी प्रति घंटा दिया है, और कह रहा है 720 किलोमीटर नाव के अप स्ट्रीम, यानी नाव के दिशा में मान लो अप स्ट्रीम या नाव के विपरीत दिशा मान लो कोई, और एक दिया है डाउन स्ट्रीम में नाव के विपरीत दिशा मान लो, या नाव की दिशा मान लो। यानी ये कहने का मतलब ये है कि 720 किलोमीटर तुम एक बार नदी के, एक पॉइंट ए है एक बी है, इन दोनों के बीच मानो 720 है, तो कह रहा है कि धारा का दिशा में एक बार 720 किलोमीटर जाता है और दूसरी बार धारा के विपरीत दिशा में 720 किलोमीटर आता है, तो कुल कितना समय लगेगा, कुल समय पूछ रहा है दोस्तों, कुल समय पूछ रहा है। तो देखो दोस्तों, अब हम मान लेते हैं कि इधर धारा के विपरीत दिशा है और इधर धारा की दिशा है, चाहे जो भी तुम मान लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, एक धारा के दिशा मानोगे, एक धारा के विपरीत दिशा मानोगे। ये दूरी दिया देखो 720 किलोमीटर, ये इसका भी दूरी दिया है 720 किलोमीटर, ठीक है, दूरी दे दिया है, और चाल भी पता है तुम्हें। इसको मान लो कि धारा का दिशा, इसको क्या मानो तुम, धारा का दिशा, और दूसरे को क्या मानोगे, धारा का विपरीत दिशा। तो धारा का दिशा मानोगे तो चाल क्या होगा, दोनों जुटेगा। इन 44 और 28 को जोड़ोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, 44 और 28 को जोड़ो तो 44 और 28 को जोड़ोगे तो तुम्हारा होगा, 44 में 30 जोड़ दिया तुमने तो 74, यानी तुम्हारा हो जाएगा 72 किमी पर आवर्स। इधर चाल हो जाएगा ना दोस्तों। यहाँ पर कौन सा चाल लगाओगे, ये लगाओगे किमी पर आवर्स। अब इधर देखो घटाओ, 44 में से 28, 44 में 28 ना घटाओ, 44 में से 30 घटाओ तो आएगा 14, और 2 तुम एक्स्ट्रा घटा लियो। देखो 44 में से 30 यानी 28 घटाना था, 2 एक्स्ट्रा घटा लियो, 14 में 2 एक्स्ट्रा घटा लियो, यानी 16 होना चाहिए। यानी इधर तुम 16 किमी पर आवर्स की चाल से जो है चलोगे, क्योंकि ये एक तरफ तुम जोड़कर एक तरफ घटाकर क्यों कर रहे हो, क्योंकि नदी पार कर रहे हो तो एक तरफ अप स्ट्रीम होगा, एक तरफ डाउन स्ट्रीम होगा, यानी एक तरफ जुटेगा एक तरफ घटेगा। अभी मैंने आपको बताया। तो देखो
यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ चाल और यहाँ है दूरी, किलोमीटर। देखो दूरी ये है दोस्तों चाल, ये है हमारा दूरी। समय, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय इसमें मल्टीप्लाई होगा चाल और समय में, तो समय बराबर हो जाएगा क्या दोस्तों, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। देखो तो दूरी है हमारा 720, इस यहाँ भी समय, जाने और आने में समय, देखो कुल कितना समय लगा, तो जाने में कितना समय लगा और आने में कितना समय लगा, तो देखो दूरी बटा चाल, चाल हमें हमारा क्या है 72, यानी यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पर समय कितना लगा होगा, तो 720 किलोमीटर दूरी और बटा चाल क्या है 72। यहाँ ये समय लगा होगा यहाँ से ए से बी तक आने में, और बी से ए तक आने में दोस्तों कितना समय लगा होगा, तो 720 किलोमीटर दूरी और बटा समय चाल कितना है 16। तो जब दूरी में किलोमीटर पर घंटा से यानी चाल से भाग करोगे तभी ना समय आएगा जी। यहाँ भी समय कैलकुलेट करो, यहाँ भी समय कैलकुलेट करो, जाने में क्या समय लगा, आने में क्या समय लगा। देखो 72 से 72 कैंसिल, यानी ऊपर क्या लगेगा, बचेगा 10, और 16 में 72 से गुणा करो, नहीं जाएगा तो 8 दूना का 16, और ये 72 कटाओ 8 से 8 9 72, ऊपर 90 यानी 45, यानी 45 आवर्स यहाँ आया और यहाँ 10 आवर्स आया। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 45 में 10 जोड़ोगे तो आएगा तुम्हारा 55 आवर्स। अब देखते हैं उत्तर आया है कि नहीं दोस्तों, तो जरूर आया होगा, और 55 आवर्स तुम्हारा क्या हो गया, उत्तर हो गया दोस्तों। ऐसे भी तुम सॉल्व आसानी से कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहाँ है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा इंग्लिश और ये रहा हिंदी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि एक बेलन का पार्श्व सतही क्षेत्रफल, पार्श्व का मतलब होता है दोस्तों बेलन का वक्र पृष्ठ, क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ। यदि किसी को नहीं पता है तो एक बार फिर मैं कहता हूँ, मेंसुरेशन का केवल 1 घंटा 15 मिनट की वीडियो देखोगे, ये सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो एक बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों, 2πr/s। एक बार फिर मैं कहता हूं कि आप सबसे हमारा रिक्वेस्ट है कि 1 घंटा 15 मिनट का एक मैराथन में बता दिया हूं, यदि 1 घंटा उस 15 मिनट को देख लेते हो तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो 2πr/s का मान क्या दिया दोस्तों, दिया है 551.8, और ऊंचाई यच का मान दे दिया है, यानी एच का मान दे दिया है। तो उसका आयतन क्या ज्ञात करो, आयतन ज्ञात करो। ये मान क्यों दिया है, ताकि तुम आर का मान ज्ञात कर सको। यच का मान देखो दोस्तों क्या दिया है, यच का मान दिया है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखो 7, तो तुम्हारा आसानी से मान ज्ञात हो जाएगा। आर बराबर क्या होगा, देखो आर बराबर यहाँ से कैसे निकालेंगे, आर बराबर होगा दोस्तों 551.8 बटा देखो 2πh, तो देखो गुणा है 2π, पाई का मान देखो दोस्तों क्या है 3.14, तो रख दो 3.14। यच का मान क्या है दोस्तों 7, तो यहाँ से 7 लिख दो। आर का मान तुम्हारा ये आ गया। अब आयतन पूछ रहा है, आयतन बराबर क्या होता है, देखो किसका, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन बराबर होता है, आयतन को भी से डिनोट करते हैं। बेलन का आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, πr²h, πr²h। तो यहाँ पाई का मान दोस्तों तुम्हें नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, रख भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको सॉल्व तुम्हें करना पड़ेगा। चलो पहले 2 से कटाओ आसानी से, 2 दूना का 4, 2 7 14, 2 5 10, फिर 10 में देखो यहाँ से करें 10 2 9 18, ये आ गया। अब क्या करो 7 से कटाओ, 7 से कटाओ, देखो इसमें 7 से भाग करें तो 70 का 21, 6 और 5 65, 7 9 63, 65 था ना दोस्तों। देखो 70 का 21, 6 और 5, 7 9 63, यानी 2 और 9, 7 चौक 28 मान लो, 29.4, 7 चौक 28। फिर आगे जाते रहेगा दोस्तों, आगे क्या होगा, इसे जाते रहेगा 3.4 ही मान लो, 39.4 ही मान लो, बटा 3.14 अभी बाकी है दोस्तों। मैं अप्रोक्स मान आपको निकालने सिखाऊंगा। देखो 39 है, ये 31 है, ये 36 है, 34 है, मतलब काफ़ी फ़र्क है, 3400 है, 3600, 3100 काफ़ी फ़र्क है। तो देखो ये 39.4 या ये क्या है 39.3, ठीक है ना दोस्तों। तो ये दशमलव वाले पार्ट को हटा दो, यहाँ पर 39/3 मान लो, तो 13 3 क्या होगा 13 बार में, ये 13 बार में जाएगा। हम क्या माने लमसम वैल्यू निकालते हैं दोस्तों, देखना उत्तर भी आ जाएगा। 13 मान लो, 13 यानी पाई का मान क्या होगा 3.14, गुण है r² मतलब क्या, यानी 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का तो बोलता है 169 होता है, इंटू यच का मान क्या है 7। अब इसका आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 0.4 से तुम्हें नहीं मतलब है गुणा करने का, तो इसे छोड़ छाड़ दो, कोई बहुत बड़ा जो है रोल नहीं करेगा, ठीक है ना दोस्तों। 0.4 छोड़ दो, क्या है 0.4 क्या कर दो, छोड़ दो। 3 7 21, 21 में 169 के क्या कर दो तुम गुणा कर दो, 21 में 169 से क्या कर दो गुणा कर दो। चलो देखते हैं, यदि नहीं आएगा तो फिर कैसे। देखो दोस्तों लमसम वैल्यू तुम याद करने सीखो, तभी कैलकुलेशन आसान होगा। एग्जैक्ट वैल्यू के चक्कर में ना पड़ो। 169 में किससे तुम्हें गुणा करना है, 3 7 21 से गुणा करना है। 0.4 को भूल जाओ, 9 1 0.14 को भूल जाओ। 9 देखो ऊपर ऐसे ही तुम क्या करोगे, उतारोगे 2 9 18, 2 6 12, 1 13, 2 1 2 1 3, यहाँ या 9, 8 14 का 4, 3 1 4, अरे यार 8 से 14 का 4, 3 1 4 1 5 और 3, यानी 35 49,
3549 किसके पास है? देखो दोस्तों, देखो 0.14 से गुना करते तो और तुम्हारा मान अधिक ही ना आता है। बोलो, मान इससे गुना करोगे तो क्या आएगा? थोड़ा सा अधिक आएगा। यानी 3549 नहीं आया है, 3632 आया है। देखा जाए इसका उत्तर, और एक 3463 आया है। तो ये बताओ तुम, इसको देखकर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा उत्तर क्या आएगा? क्योंकि दशमलव है, दशमलव से गुणा करते हैं तो मान क्या होता है? घटता है। एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ याद रखना, अगर किसी 0.14 से गुणा करेंगे तो मान हमेशा क्या होगा? घटेगा। दशमलव के बाद अगर किसी से गुणा करेंगे तो मान घटेगा। जैसे 3549 है तो 0.14 को भी अगर लेते तो और मान इससे कम होता। नहीं विश्वास हो रहा था, देखो 0.2 में तुम 5 से गुणा करो तो 5 दूना का, ये देखो 5 बड़ा है, 0.2 में गुणा करो तो 5 दूना का 10, क्या हो गया? 1 बना दिया, 1 बना दिया, 1 बना। देखो 5 संख्या 1 बन गई 0.0 से गुणा करने पर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा? यानी 3549 अगर 0.14 को भी कैलकुलेट करते तो इससे कम उत्तर आता। तो कौन 3549 से लगभग कम है? देखो 3549 से ये कम है? नहीं है भैया, ये कम है। हाँ, लेकिन ये ज़्यादा कम है, हमें थोड़ा सा ही कम चाहिए, थोड़ा सा ही कम। थोड़ा सा कम कौन है? ये है, मार के चले आओगे। यही तुम्हारा उत्तर होगा। नहीं समझ में आएगा तो टोटल सॉल्व करना, इसमें क्या है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ द नंबर ऑफ नॉन स्क्वायर। दोस्तों कितना इजी क्वेश्चन आया है। देखो इसको हिंदी में देखो, पहले इंग्लिश देखो। 202 का स्क्वायर है और तुम्हारा 203 का स्क्वायर है। और इसमें देखते हैं इसमें क्या लिखा है। इसमें 202 ये तुम्हारा क्या स्क्वायर है, और 203 का क्या है? स्क्वायर है। यानी दोस्तों क्वेश्चन है 202 का स्क्वायर एंड 203 का स्क्वायर के बीच कितनी गैर वर्ग आएगी। और देखो 202 का स्क्वायर जो भी मान आएगा और 203 का स्क्वायर जो भी मान आएगा, कोई भी पर्टिकुलर मान आएगा, कोई भी मान आएगा, तो ये किसका वर्ग है? ये जो मान आएगा वो किसका वर्ग होगा? 202 का वर्ग होगा। ये किसका वर्ग होगा? 203 का वर्ग होगा। कह रहा है कि ये दो संख्या जो आएगी, ये दो संख्या आएगी, इनके बीच नॉन स्क्वायर नंबर ज्ञात करना है। नॉन स्क्वायर मतलब जो संख्या किसी की वर्ग नहीं हो। अब ध्यान से देखो, 202 खुद का क्या है? 202 वर्ग और 203 वर्ग, इसका वर्ग ये आ रहा है। इसका वर्ग ये आने का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से समझो, 202 और 203 दोनों में कितने का अंतर? दोस्तों एक का अंतर नहीं है। यानी 202 और 203 के बीच कोई भी संख्या आएगी? 202 और 203 के बीच कोई भी संख्या आएगी? बताओ। नहीं, 202 और 203, 202 के बाद 203 ही आएगी। यानी इन दोनों के बीच कोई भी संख्या नहीं आएगी। और वो भी कह रहा है कितना वर्ग। मान लो कि इसका उल्टा, अगर ये कहता कि 202 स्क्वायर या 203 स्क्वायर, ये संख्या के बीच कितनी वर्ग संख्या आती है, मानो गैर नहीं देता, कहता कितनी वर्ग संख्या आएगी। तो कितनी वर्ग संख्या आएगी बताओ? 202 का स्क्वायर है या फिर 203 का स्क्वायर, इसके बीच कोई भी वर्ग, खुदे वर्ग है। यानी 202 और 203 के बीच कितनी संख्या आएगी? वर्ग कह रहा है, इसलिए वर्ग के रूप में तुम देखोगे। 202 और 203 के बीच कितनी आएगी? एक भी नहीं आएगी, क्योंकि दोनों लगातार है, एक भी नहीं आएगी। लेकिन गैर वर्ग कह रहा है। गैर वर्ग का मतलब क्या? तो 202 और 203 के बीच एक भी वर्ग नहीं आएगा, एक भी वर्ग वाला संख्या नहीं आएगा। यानी एक भी वर्ग वाला नहीं आएगा, इसका मतलब जो भी आएगा वो गैर वर्ग ही तो होगा। यानी इन दोनों के बीच जो भी आएगा वो गैर वर्ग ही तो होगा। यानी 202 का स्क्वायर तुम ज्ञात करो, 203 का स्क्वायर ज्ञात करो और दोनों को घटा दो, क्योंकि उन दोनों के बीच जो आएगा वो क्या आएगा? गैर वर्ग ही आएगा। या तो इन दोनों को दोस्तों क्या करो, तुम इसका वैल्यू ज्ञात करो, इसका वैल्यू ज्ञात करो, घटा दो, वही उत्तर होगा। या तुम ये भी एक काम कर सकते हो, एक बात याद करो, इन दोनों का अंतर ही तुम्हारा क्या होगा? उत्तर होगा। इन दोनों का अंतर ही, क्योंकि इन दोनों संख्या के बीच में जितनी भी संख्याएँ होंगी वो गैर वर्गीय होगी, क्योंकि वर्ग वाला केवल 202 और 203 वर्ग के रूप में, केवल इसके बीच में एक भी संख्या नहीं आएगा। जो भी आएगा वो गैर वर्गीय आएगा, क्योंकि 202 और 203 के बीच स्क्वायर के बीच एक भी वर्ग नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्रम है, कहाँ बीच में आएगा जी? नहीं आएगा। और जो भी आएगा वो गैर वर्ग, यानी किसी के भी वर्ग नहीं होंगे वो। तो तुम देखो, यानी क्या करोगे? 203 का स्क्वायर में से तुम 202 का स्क्वायर को क्या करोगे? घटाओगे। और दोस्तों घटाओगे तो क्या आएगा? घटाओगे तो क्या आएगा? चलो नहीं घटाओगे तो देखो, एक कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन जाएगा। एक कोष्टक में होता है ए प्लस बी, दूसरा कोष्टक में होता है ए माइनस बी। यहाँ से तुम हल कर लो। देखो ए प्लस बी का मतलब क्या होगा? 2 2 4 0 और 5 405। और 203 में से 202 जाएगा तो क्या होगा? 1 होगा। वही तो बात मैं समझा रहा हूँ। यानी गैर वर्ग की संख्या कितनी आएगी? 405 आएगी। 405 माफ़ करना, ये 203 405। एक संख्या 2 बार रिपीट करेगी, यानी तुम्हारा क्या आएगा? 404 तुम्हारा क्या आएगा? उत्तर आएगा। एक संख्या 2 बार रिपीट करेगी, इसलिए उसको हम क्या करेंगे? नहीं लेंगे। यानी इसकी और इसकी दोनों की एक बार रिपीटेशन होगा, यानी हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों? 404 हमारा उत्तर हो जाएगा। नहीं तुम्हें समझ में आ रहा है तो नहीं आ रहा है तो ये इसका वर्ग याद करो, इसका वर्ग क्या करो और फिर इनमें से इसको घटा दो, क्योंकि इसकी काउंटिंग देखो एक बार में ये इसकी काउंटिंग आ जाएगी। देखो ये वाला तो कट जाएगा, लेकिन 203 एक बार अधिक रहेगा, इसलिए घटा दे रहे हैं। 404 उत्तर आया। ठीक है दोस्तों, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करना। अगला क्वेश्चन है कि इंग्लिश वाला वर्जन देखते हैं। हिंदी वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 60% खर्च करता है और इतना बचाता है, उसका मासिक खर्च क्या है? दोस्तों कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, ये चीज़ याद रखना। और एक फार्मूला मेरा याद करना कि वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए, वैल्यू अपान किसका इंटू चाहिए।
वैल्यू कितना है दोस्तों, वैल्यू है 4614। कितना है, 4614। ये वैल्यू किसका है, तो बचत है, बचाता है। और देखो कोई व्यक्ति धन जो है मासिक आय जो है कमाया, वो मासिक आय अपने आप में दोस्तों 100%, जिसमें 60% खर्च कर दिया, 60% खर्च कर दिया तो बचाया कितना होगा, यानी 60% खर्च करने का मतलब 40% बचाया होगा। तो ये जो वैल्यू है वो क्या है, बचत है, बचाता है। यानी किसकी वैल्यू है, 60 की, माफ़ करना 40% की वैल्यू है, क्योंकि अगर बचाता है। बचत कितनी होगी दोस्तों, 60% खर्च कर देगा अपने कमाए हुए 100% में से 40% बचाएगा। यानी ये वैल्यू क्या है, बचत है। बचत परसेंटेज में कितना है, 40, यानी ये वैल्यू 40% की है। हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए क्या, उसके मासिक खर्च कितने हैं दोस्तों, 60%, यानी 60% की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखो ये परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, जीरो से हमारा जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूना और 2 तिहाई, 3 यहाँ बचा, 2 से इसमें भाग करो तो 2 दूना का 4, 2 तिहाई से 2 साते 14 गुणे 3, गुणा करो 3 साते 21 और 3 के 9 और 3 दूना 6, यानी 69 21। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तुम उत्तर भी मिला सकते हो, ऑफिशियल आंसर यहाँ दिया हुआ है। चलो मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये इंग्लिश है और ये है हमारा हिंदी वर्जन। करा किसी राशि पर 6 वर्षों के लिए 4% की दर से साधारण ब्याज इतना है। देखो समझने की कोशिश करो यार, 4% की दर का मतलब हर साल 4% हम ब्याज के रूप में देंगे। चूँकि साधारण वर्ष है, साधारण ब्याज है, इसलिए हर साल 4% देंगे। कितने साल तक हम 4% देंगे दोस्तों, 6 साल तक। यानी 1 साल का हम ब्याज 4% दे रहे हैं, तो 6 वर्ष तक कितना ब्याज देंगे, 4% मतलब 6 बार 4% देंगे, यानी कुल 24% ब्याज देंगे। चूँकि साधारण कर रहा है इसलिए ब्याज पर ब्याज नहीं, सीधे ब्याज। 1 वर्ष में 4%। देखो दर का मतलब होता है कि प्रत्येक वर्ष इतना % ब्याज। साधारण कर दिया यानी ये हमेशा एक ही रहेगा। 6 साल तक कर रहा है तो 6 साल तक कितना % ब्याज मिल जाएगा, 24%। वही फार्मूला दोस्तों, वैल्यू अपना किसका इंटू चाहिए, हमेशा याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। 100 बार लगाओगे तो 100 बार तुम्हारा ये किसी भी फार्मूला किसी भी क्वेश्चन में लग जाएगा। ये वैल्यू तुम्हारा कितनी है दोस्तों, 534 रुपया हमारा वैल्यू किसकी है। देखो तो 4 कह रहा है कि 6 वर्षों के लिए किसी धन का 4% ब्याज साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज 534 है, यानी साधारण ब्याज है ये 534 साधारण ब्याज है। तो 24% का मान दिया है, यानी वैल्यू अपांक इसका, यानी 534 क्या है, ब्याज है, जो कितना है परसेंट में, 24% है। हमें चाहिए क्या, वह राशि, यानी कोई भी राशि अपने आप में 100% होती है, यानी 100% का हमें वैल्यू, ये 24% का मान है और 100% का वैल्यू हमें चाहिए। हल करोगे हमारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। चलो 24 से घटाओ, 6 बार में कटेगा क्या जी, चलो इसे से 24 4 बार में, इसे से घटाओ 48 यानी 5 54, 6 9 54, यानी 89 आया। ऊपर क्या आया दोस्तों, 89। इसमें गुणा करोगे तो क्या आएगा, 25 नहीं, सीधे इसको गुणा करो और 4 से क्या करो, भाग करो, 4 दूना 8, 4 दूना 8 और फिर 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, फिर 4 5 20, यानी 225। ये तुम्हारा क्या हुआ, आंसर हुआ। नहीं विश्वास हो रहा है तो आंसर इधर से मिला लो। हाँ चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा इंग्लिश, और देखो हिंदी वाले स्टूडेंट। कह रहा है एक दुकानदार सभी वस्तु पर 25% की छूट देता है। यदि किसी वस्तु के लिए ग्राहक इतना रुपया देता है तो उस वस्तु का अंकित मूल्य। दोस्तों याद रखना कि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही लगता है और ब्याज हमेशा क्रय मूल्य पर लगता है। तो अंकित मूल्य देखो, अंकित मूल्य पूछ रहा है। अंकित मूल्य बोले तो दोस्तों मार्केट प्राइस पूछ रहा है। हमेशा छूट मार्केट प्राइस पर ही मिलता है, और मार्केट प्राइस अपने आप में कितना % हो गया दोस्तों, मार्केट प्राइस अपने आप में हो गया 100%। कितना %, 100%। मार्केट प्राइस अपने आप में दोस्तों होता है 100%। और इसी में छूट जो होगा वो घटा देंगे, और जो छूट घटा देंगे उसी पर हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं, यानी इसको मिलते हैं, बोलते हैं विक्रय मूल्य, यानी ग्राहक को हम इतने बेचते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 25% की छूट देता है, यानी ये हमारा 25% की छूट देता है। तो इस वस्तु को इतने में बेचता है, यानी एसपी दिया है, ये क्या दिया, 6000 एसपी दिया है। 25% की छूट यानी 25%, यानी यहाँ पर 25% रखोगे तो 25% रखोगे तो एसपी कितना हो जाएगा, देखो 100 एमपी का मतलब हुआ मार्केट प्राइस, यानी 100% प्राइस लिखा है जिसमें 25% की छूट है। तो 100% प्राइस में 25% छूट है, यानी 75% की वैल्यू है। ये वैल्यू किसकी है, 75% की है। तो वैल्यू अपन किसका इनको चाहिए, यहाँ भी वही लिखा हो। ये वैल्यू 6000 किसकी है दोस्तों, तो हमारे 75% की है। कैसे, देखो मार्केट प्राइस अपने आप में 100%, इसमें जो छूट घटता है तो हमारा हो जाता है एसपी। 25% छूट कर रहा है, मार्केट प्राइस अपने आप में 100%, 25% छूट दे दिया तो वो कितना हो जाएगा, 75% बचेगा, उतने में बेच दिया, यानी 75% वैल्यू इतना। तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, अंकित मूल्य यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% की वैल्यू तुम निकाल दो यहाँ से। तो 25 से अगर तुम भाग करोगे तो 25 तिहाई 75, 25 चौका और 3 से गुणा करोगे तो यहाँ पर आएगा 2000, या 4 दूना 8000। और उत्तर तुम मिलाना चाहोगे तो यहाँ से तुम उत्तर मिला सकते हो, 8000 आ गया। चलो दोस्तों ये इंग्लिश वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 6 पुरुष या 7 महिलाएं एक कार्य को, कभी भी या आए ना तो क्या करोगे, देखो 6 पुरुष या आए तो या की जगह पर हमेशा देखो हमें समय से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, और या आए तो या को बराबर मारेंगे, ठीक है। 7 महिलाएं तो 7 महिला इनटू इनके क्या करेंगे, टाइम सम करेंगे, मल्टीप्लाई। तो देखो 6 पुरुष या 7 महिलाएं एक कार्य को 11 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 6 पुरुष अगर 11 दिन तक काम करेंगे तो वो पूरा काम समाप्त हो जाएगा, और 7 महिलाएं 11 दिन में काम करेंगी तो वो क्या होगा, माफ़ करना, वो क्या हो जाएगा, तुम्हारा काम समाप्त हो जाएगा। ये तुम्हारा क्या होगा दोस्तों, ये काम आता है, ये काम है, टोटल वर्क, ये क्या है, वर्क आता है ये, और ये क्या है, वर्क आता है। देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू वर्क। एक ही फार्मूला किससे याद नहीं होता दोस्तों, एक ही फार्मूला मैं लगाता हूँ, हकीकत ज्ञान बस। तो ये बात समझ में आई, कि नहीं, कभी भी या लगाए तो यहाँ पर हम बराबर मान लेंगे। 6 पुरुष कितने दिन काम करते हैं, 11 दिन काम करते हैं। 7 महिला कितने दिन काम करते हैं, 11 में काम करते हैं, बीच में बराबर। या का मतलब दोनों की क्षमता क्या है, बराबर है, यानी 6 पुरुष बराबर 6 महिला, 6 पुरुष बराबर 7 महिलाएं। इसका मतलब ये हुआ। तो देखो दोस्तों यहाँ से रेशियो निकालेगा 6P = 7 है, यानी पुरुष, देखो P को इधर ही रहने दो, महिलाओं को इधर लाए, 7 को इधर ही रहने दो, 6 को इधर भेजो, यानी ये हमारा रेशियो निकल गया। पुरुष का इफिशियंसी 7 हो गया, महिला का इफिशियंसी क्या होगा, 6 हो गया। तो कह रहा है तो दोस्तों ये कह रहा है कि अब देखो आगे शेष का, अब देखो आगे क्या कर रहा है, 6 पुरुषों ने 10 दिन, देखो कलर चेंज कर रहे हैं दोस्तों। अब बाकी इन सबको मिटा देते हैं। देखो इन सब के काम हमारे हो गया, तो इन सबको ना इन सबका काम नहीं हुआ यार, गलती हो गया, ये सब अभी है। कह रहा 6 पुरुष ने 10 दिन तक कार्य किया और छोड़ दिया। 6 पुरुष ने 10 दिन तक कार्य किया और छोड़ दिया। पहले देखो एक पुरुष की एफिशिएंसी 7 है, तो तुम यहाँ पर रख कर वर्क निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, वर्क। देखो वर्क निकाल रहा हूँ, वर्क यानी काम निकाल सकते हो। तो यहाँ पर 7, P की जगह पर 7 रख कर निकाल दो, या M की जगह पर 6 रख कर निकाल दो, दोनों का मान बराबर आएगा। यहाँ पर 7 देखो, 7 7 42 में 11 से गुणा करो, ये हमारा टोटल वर्क निकल गया। इस वर्क में देखो, इस वर्क में से ये टोटल वर्क है, ये क्या है, टोटल वर्क है, टोटल वर्क। इस वर्क में 6 पुरुष ने 10 दिन काम कर लिया है। देखो 6 पुरुष ने 10 दिन काम कर लिया है, तो 6 पुरुष ने 10 दिन काम कर लिया है, तो कितना काम कर लिया है, देखो वर्क निकालो। तो वर्क बराबर क्या होता है दोस्तों, देखो दोस्तों इसमें मैं घटा रहा हूँ टोटल वर्क में से। देखो 6 पुरुष, देखो 6 पुरुष यानी 6P × 10 दिन तक। देखो एफिशिएंसी इनटू टाइम बराबर वर्क। अब P का मान देखो दोस्तों क्या है, 7 है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गुणे 7, यानी यहाँ पर क्या होगा, 42 गुणे 10। ये हमारा वर्क, कितना वर्क बचा, ये वर्क कितना बचा, जितना बचा यही महिलाएं की होंगी, जो बचेगा वही कौन कर किया होगा, महिलाएं की होंगी। तो देखो 42 गुणे 11, ये 42 गुणे 10, माने 11 42 में से 10 42 गिर जाएगा तो 1 42 बचेगा। तुम गुणा करके भी देख सकते हो, यही तुम्हारा क्या आएगा, उत्तर आएगा। तुम गुणा करके भी देखोगे तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 42 काम बचा है। कितना काम बचा है दोस्तों, 42 काम बचा हुआ है। इस 42 काम को किसे कराना है, 7 दिन में कराना है। देखो 7 दिन में कराना है, कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी, तो इस 42 काम को 7 दिन में कराना है। देखो इस 42 काम को 7 दिन में कराना है, तो 7 में 42 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 6। माफ़ करना, अभी 6 मत करो, 7 दिन में कराना है, यानी वर्क। देखो इस 42 काम को 7 दिन में कराना है। 7 दिन में कितनी महिलाओं की ज़रूरत पड़ेगी यार, हाउ मच महिलाएं, नंबर ऑफ महिला कह रहा है। तो पहले नंबर ऑफ महिला ज्ञात करने के लिए ये और ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 6 है। एक महिला की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो एक महिला आते ही 6 काम कर लेगी, 6 7 42, 6 7 42, मैंने केवल एक ही महिला आएगी तो काम बन जाएगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। और ये तुम्हारा उत्तर कहाँ मिल रहा है, देख लो, एक तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 14 कह रहा है, पहले 146 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर होता है दोस्तों कुल योगफल, यानी कुल टोटल पदों का योगफल बटा पदों की संख्या। तो यानी 146 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों, पहले का मतलब होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का फार्मूला होता है, जो मैं सबको पढ़ाया हूँ। तो हमारे योगफल का जो फार्मूला होता है, तो 146 तक ऊपर लिख दोगे, बटा पदों की संख्या क्या n है, करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 36A का मध्य अनुपात। दोस्तों मध्य अनुपात का भी मैं फार्मूला पढ़ाया हूँ। जिन बच्चों ने हमारा वीडियो जो है अनुपात समानुपात का नहीं देखा है, उनसे रिक्वेस्ट है कि अनुपात समानुपात का
वीडियो देखें, इस क्वेश्चन को समाप्त कर लेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ए और बी और सी तीनों का जो मध्य अनुपात होता है बी बराबर होता है रूट में ए सी। मैंने सबको बताया बी बराबर रूट में ए सी होता है, या ऐसे भी बताया था बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए सी होता है। ये कैसे आता है ये भी बताया था। कैसे बताया था तुम्हें याद होगा। तो देखो ए संबंधे बी समानुपाती बी संबंधित सी हो जाता है। यानी इसका मतलब क्या होता है ए बटा बी बराबर बी बटा सी। 20 से 20 में गुना होता है तो क्या होता है बी स्क्वायर बराबर ए सी। बी ही हमारा माध्य अनुपात होता है। ये देखो 36 और ए का माध्य अनुपात 84 है, यानी बी का मान दिया है 84 स्क्वायर बराबर ए का मान क्या दिया है दोस्तों 36 दिया है, इंटू सी का मान क्या दिया है दोस्तों ए दिया है। कोई भी इधर उधर कर लो, माध्य अनुपात 84 रख लो, 84। हाँ, ए का मान पूछ रहा था, ए बराबर क्या होगा 84 का स्क्वायर यानी 84 गुणे 84 बटा 36। अब क्या करोगे कटाओगे, यही तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। देखो सही किया है ना 84, चलो सब सही होगा। 4 नवा, यहाँ 4 नवा, 6 गुणे 6 ही कर दो, 6 6 36। देखो 6 से ये 6 कटाओ, 6 एक ने 6, 6 चौका 24, 14 आएगा, 6 14, 14 का वर्ग क्या होता है दोस्तों 196 होता है। 196 कहाँ ये है, यही तुम्हारा क्या होगा उत्तर। और नहीं विश्वास होता है तो ऑफिशियल उत्तर हमारा तुम्हारा यहाँ दिया गया है 196 तुम्हारा उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्तों, ये है इंग्लिश वर्जन, ये है हिंदी वर्जन। हिंदी वर्जन कह रहा है यदि कोई व्यक्ति 7 वस्तुएं 1 रुपये में बेचता है, 7 वस्तुएं 1 रुपये में बेचता है और उससे 40% की हानि होती है, तो 40% लाभ कमाने के लिए उसे 1 रुपये में कितने वस्तु बेचनी होगी। देखो दोस्तों हकीकत ज्ञान से, 7 वस्तु को 1 रुपये में बेचता है तो 40% की हानि होती है। देखो 7 वस्तु को 1 रुपये में बेचता है तो एक वस्तु को कितने में बेचेगा। चलो एक वस्तु को कितने में बचेगा, तो ये पहले हम क्या निकालते हैं सीपी। देखो एक चीज़ तुम्हें समझ आ देते हैं पहले। सीपी में लाभ रहता है तो जुटता है और हानि रहता है तो घटता है। तो सीपी में लाभ और हानि जुटेगा, लाभ जुटेगा या हानि घटेगा तब बनता है तुम्हारा एसपी। और सीपी अपने आप में दोस्तों होता है हमेशा 100%। उस 100% में लाभ परसेंट जुटेगा तो एसपी परसेंट निकलेगा, और उस 100% में हानि परसेंट घटेगा तो हमारा क्या आएगा एसपी परसेंट आएगा। ठीक है दोस्तों, कुल मिला के हमारा ये हुआ सीपी अपने आप में 100% होता है, ये याद रखना। और सीपी से ही लाभ हानि हम याद करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है 7 वस्तुएं 1 रुपये में बेचते हैं, तो 7 वस्तुएं 1 रुपये में बेचते हैं तो एक वस्तु का जो है मूल्य ज्ञात करेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा 7, माने एक वस्तु 1 बटा 7 रुपये में बेचेंगे, ये एसपी होगा। देखो 1 रुपये मैंने 7 वस्तु 1 रुपये, तो एक वस्तु 1 बटा 7 ही ना होगा, माने एक वस्तु का एसपी हमारा इतना होगा। और इस एसपी में 40% की हानि है, यानी ये वैल्यू किसकी है एसपी की है। इसमें 40% की हानि है, यानी 100% में 40 घटा हुआ तो क्या आएगा दोस्तों, यानी ये 60% की वैल्यू है। किसकी 60% की वैल्यू है। ये हमारा क्या निकल आएगा 60% से भाग करते ही क्या निकल कर आ गया दोस्तों, ये निकल कर आ गया हमारा सीपी। क्या निकल कर आ गया सीपी। कैसे नहीं माफ करना, ये वैल्यू किसकी है एसपी की है, गुणे 100 करेंगे तब ना सीपी निकलेगा जी। देखो ये क्या है सीपी, देखो 1 रुपये में 7 वस्तु जो है बेचता है तो एक वस्तु का एसपी निकाले 1 बटा 7, ये किसका है 40% इसमें हानि है, यानी हमारा एसपी की वजह है, यानी वैल्यू अपना किसका है एसपी का है। एसपी कितना है 60% है, हमें चाहिए क्या सीपी, तो इंटू 100 कर दिए तो हमारा ये सीपी निकल गया। टोटल क्या होगा ये हमारा सीपी निकल गया। क्या निकल गया है सीपी निकल गया, सीपी निकल गया। अब हमें चाहिए क्या दोस्तों, हमें चाहिए इस सीपी पर, ये सीपी मान लो इस सीपी पर हमें चाहिए सीपी पर 40% का लाभ। तो इस सीपी पर 40% का लाभ करोगे तो क्या हो जाएगा 140 बटा 100 हो जाएगा ना, लाभ करोगे तो 140 बटा 100 एक ही में देखो सब हो गया। और इसको अच्छे से देखो इसे अच्छे से तुम लिख दो, तो एक लाइन में लिखोगे तो ये 60 हमारा क्या है, देखो एक लाइन में लिखो तो ऊपर क्या आएगा दोस्तों 1 गुणे 100 गुणे 140 बटा नीचे क्या आएगा दोस्तों 60। देखो ये 7 नीचे क्या क्या है 7 है, फिर क्या है 60 है, 7 है 60 है, और ये 100 नहीं है, ये 100 है। ये 100 से दोस्तों ये 100 कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से दोस्तों ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और 7 दूना का 14 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, यानी 1 बटा 3, यानी 3 वस्तुएं 1 रुपया में बेचनी हमें पड़ेंगे। 1 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी पड़ेंगी 3 वस्तु बेचनी पड़ेंगी, यानी ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और तुम यहाँ से देख सकते हो ये हमारा उत्तर मिल गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो यही अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाय, देखो इसको इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं, हिंदी वर्जन नहीं है। भाई हाउ मच इज 60% ऑफ 80 ग्रेटर देन 3 बटा 5 बटा आप, मतलब कह रहा है कि ये जो है इससे कितना बड़ा है। हाउ मच इज इतना, मतलब अब क्या करो 80 60% ऑफ 80, यानी 80 का तुम निकालो 60%, ये कह रहा कितना बड़ा है तो माइनस कर दो 3 बटा 5 आप मतलब गुणा 15 पंक्तियाँ 15, ये 0 से 0 0 से 0 कैसे, और चेक 48 में से तितरी के 9 घंटे क्या आएगा तुम्हारा 39, तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन रहा कि निकी 68 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से माल जाती है और 92 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटती है। उसका औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताना। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, इसी वीडियो में मैं बताया हूँ कि जब दूरी समान हो और चाल अलग अलग दिया हो तो देखो क्या कर रहा है, निकी जो है 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है मॉल जाती है। मॉल मान लो कि यहाँ पर है तो मॉल जाती है और 92 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस जो है गति से जो है चली जाती है। 92 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वापस चली जाती है। यानी इन सेंस तुम ध्यान से देखोगे पढ़ोगे तो दूरी दोनों की कंडीशन में क्या होगी, समान होगी। घुमा फिरा के क्वेश्चन कहेगा लेकिन दूरी समान होगी। कभी भी दोस्तों दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो और तुम्हारा औसत चाल पूछे तो हमेशा याद रखना, हमेशा याद का मतलब दोस्तों हर बार क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस क्वेश्चन में कभी मत भूलना कि औसत बराबर होता है 2 इंटू दोनों चालों का गुणनफल बटा दोनों चालों का योगफल। तो 2 इंटू दोनों चालों का गुणनफल, यानी चाल क्या है दोस्तों, एक का है 68 और एक चाल है 69, माफ करना 92। दोनों का योग बोले तो 68 प्लस 92, 68 प्लस 92 जोड़ दो 2 8 10 का 0 और 6 9 15 1 16 यानी 160 तुम्हारा हुआ। अब कटा दो, देखो कटाओ। ऊपर 0 नहीं है क्या दोस्तों, ऊपर तो 0 नहीं है तो चलो ऊपर 0, ये 16 है दोस्तों, ऊपर 0 नहीं है तो तुम इसको क्या मान लो 16 इंटू 10 मान लो, 10 को अलग कर दो आसान बनाने के लिए दोस्तों। और 16 देखो ये 2 8 16 8 होगा। 8 में 4 से भाग करोगे तो 4 दूना का 8 और 13 दूना 26 13 39 13 चौक 52 13 5 65, यानी ये 4 से नहीं कटने वाला है। 4 से नहीं कटने वाला है तो 2 से तो कटेगा। देखो इसमें जो है मैंने 4 से कटा है, 4 दूना का 8, 1 2 से ये कटा दे रहे हैं, ये हो सकता है 4 से कट दे दोस्तों, इससे को 4 से कटाओ तो 4 दूना का 8 चढ़ते हैं 12 कट गया। ये जो 68 2 से कटेगा तो 2 1 2 3 6 और मैंने 34 हो जाए। 34 और 23 का आपस में गुणा करोगे तो क्या आएगा दोस्तों, देखो गुणा करके देखो 4 12 का 2, देखो 2 वाला और एक अंक बाद दशमलव, देखो 0 है ना तो एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 4 12 सबका इकाई डिजिट देखो दोस्तों अलग अलग है। तो तुम 4 12 यानी इकाई कन्फर्म है कि 2 आएगा और एक अंक बाद दशमलव लगेगा, क्योंकि जितना 0 नीचे रहता है और जब हम भाग करते हैं तो उतने अंक बाद दाहिने से जो है दशमलव लगा देते हैं। यानी ये कन्फर्म है कि ये तुम्हारा उत्तर होगा। और एक बार उत्तर की जाँच भी कर लेते हैं दोस्तों। तो उत्तर की जाँच करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, तो चलो देखो हाँ पहला उत्तर क्या है, सही है। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये रहा इंग्लिश वर्जन और ये रहा हिंदी वर्जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चेतन ने 10 किग्रा चावल 38 किग्रा की दर से और 31 किग्रा चावल 46 रुपया प्रति किग्रा की दर से खरीदे। देखो 10 केजी चावल उसने खरीदा कैसे, 10 केजी चावल खरीदा किस रेट से, 38 रुपया पर केजी, 38 रुपया पर केजी के रेट से खरीदा है। और 31 केजी चावल दोस्तों कैसे खरीदा है, 31 केजी चावल खरीदा है तुम्हारा 46 रुपया पर केजी के हिसाब से खरीदा है। और उसने इसे मिश्रण को मैंने इसको एक में मिला दिया दोस्तों। अब जब मिला देगा तो जाहिर सी बात है 10 केजी है और 31 केजी है, बनेगा कितना मेरा 41 केजी। तो इस 41 केजी मिश्रण का मूल्य जो है 41 केजी मिश्रण का जो बेच रहा है वो 44 किग्रा पर जो है 44 केजी की दर से क्या कर रहा है, बेच रहा है 44 केजी पर किग्रा की दर से बेच रहा है। माफ़ करना 44 रुपया पर किग्रा के हिसाब से बेच रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए क्या करते हैं दोस्तों कि टोटल देखो, ये टोटल हम कैलकुलेट करेंगे इसका। अगर टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा CP। तो देखो 1 केजी 38 रुपया, तो 10 केजी कितने का होगा दोस्तों, 380 रुपया का 10 केजी का होगा ये 380 रुपये का। और 31 केजी का दाम और 40 रुपया पर केजी से बेच रहा है। तो ये टोटल अगर याद करोगे तो 40 में 31 से तुम गुणा करोगे तो 46 एकने 46, देखो 40 में 31 से करो 40 एकने 40, हाथ में लगा क्या 4, हाथ में लगा 4 और 40 में 3 से गुणा करो। देखो 40 में 3 का पहाड़ा पढ़ो, नहीं पढ़ पा रहे हो तो सबसे इजी तुम्हें बताते हैं दोस्तों। इसको मानो 40 में 3 से मैंने 40 मैंने का 4 3 12 100 उतार देना, यानी 40 यहाँ 120 या 4 3 12 100 उतार दो। यहाँ 36 18 यानी 120 और 18 कितना होगा तुम्हें बताओ, 120 और 18 होगा 138 होगा। 138 में 4 जोड़ दो तो तुम्हारा हो जाएगा 138 और 2 40 और 2 42, यानी तुम्हारा हो जाएगा 142 और 1 ये रुपया तुम्हारा हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ दोगे तो दोस्तों हमारा टोटल CP निकल कर आ जाएगा। तो जोड़ो, 0 में 1 जोड़ोगे तो दोस्तों होगा 1, 0 में 1 जोड़ोगे तो 1, 8 2 10 का 0, हाथ में लगा 1 और 3 4 और 4 तुम्हारा क्या होगा 8 और 1 उतार दो, मैंने 1801 रुपया हमारा क्या हो गया, किग्रा की दर से इतना खरीदा है, ये CP हो गया। 1801 रुपया क्या हो गया दोस्तों, CP हो गया। ठीक है।
और हम इसी में अगर टोटल मूल्य यहाँ ज्ञात करें, देखो 41 kg है और 44 रुपया पर kg से बेच रहा है, मैंने 1 kg का दाम 44 रुपया है। तो टोटल ज्ञात करेंगे तो वही बात, 44 में 1 से गुणा करोगे तो क्या होगा, 44 1 44, हाथ में लगा 4, हाथ में लगा 4, बात याद रखे रहना। 44 में 4 से गुणा करने के बजाय तुम 40 में 4 से गुणा कर सकते हो, और 40 में 4 से गुणा करने के बजाय जीरो को तुम मन में रखे रहो, 4 से 4 में गुणा करो तो 4 चौका 16 और 16 और 1 सोना उतार, देखो 60, और ये 4 जो हासिल है ये उतर आएगा, यानी क्या हो जाएगा 100 क्या हो जाएगा तुम्हारा 64। कहीं गलत कर रहे हैं दोस्तों, देखो नहीं कहीं तो गलत नहीं कर रहे हैं, देखो तो कहीं कहाँ गलत कर रहे हैं। 44 में तुम 44 से करने 44 4 हो गया, अब इस 4 से 44 करना 44 4 हो गया, और 44 चौका माफ़ करना है, 44 चौका था तो 44 चौका करोगे तो तुम 40 इसको मान लिए, 40 चौका तुम्हारा क्या हो गया 160 तो हो गया, लेकिन अभी 44 में 1 4 तो बाकी है, 1 चौका 16 ये बाकी है, मैंने 60 में 160 में तुम्हें 16 भी जोड़ना था, और ये 4 तो ये हासिल था, ये भी एक सोना जो है तुम्हें जोड़ना था, यानी अब जोड़ोगे तो क्या होगा 4 10 का सोना हाथ में लगा 1 1 6 7 1 8, मैंने 180 मैंने 180 आया है, हम देखो क्या लिख दिए 180 आया है, यानी क्या आया 180 और 4, ये तुम्हारा क्या हो गया दोस्तों 1804 रुपया हो गया तुम्हारा SP, और 1800 यहाँ पर क्या है दोस्तों 1 रुपया, ये 1801 रुपये तुम्हारा क्या है तुम्हारा CP है। तो कितना देखो कुल कितना हानि हुआ, हानि तो नहीं दिख रहा है दोस्तों, हमें हानि दिख रहा है तुमको, ये बताओ, ये यहाँ पर क्या था यार 1804, ये 1801, ये तो हाँ ये हुआ CP, 1801 तुम्हारा CP हुआ है, कहाँ गड़बड़ हो रहा है दोस्तों गलती यहाँ हुआ था, देखो यहाँ पर मैंने क्या किया था 46 एकने 46 तो ये 1 ले दिया था, जो कि यहाँ पर क्या होगा दोस्तों 6 होगा, ये क्या होगा 6 होगा, अब बाकी सही था, अब 0 में 6 जोड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा 6, यानी 1806 रुपया CP निकला था, कितना 1806 रुपया लागत में निकला, और 1804 रुपया में ये बेचा, यानी हानि हो रहा है, कितने का हानि हो रहा है दोस्तों, ये देखो लाभ, ये SP जो है छोटा है, कितना 2, यानी 2 रुपया का क्या हो रहा है हानि हो रहा है, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा उत्तर। और उत्तर की जांच करना चाहते हो दोस्तों तो यहाँ से उत्तर की तुम क्या कर सकते हो, जाँच भी कर सकते हो, और सही रहा तुम्हारा ये उत्तर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इंग्लिश वर्जन ये और हिंदी वर्जन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 195 रुपया प्रति kg और 138 रुपये kg के 2 किस्म के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 149 रुपये पर kg हो। ये मिश्रण का सवाल है दोस्तों। मिश्रण का सवाल कैसे हम हल करते हैं तो आइए देख लेते हैं। एक किस्म का चावल ये है, दूसरे किस्म का चावल ये है। एक किस्म के चावल का रेट 195 रुपया पर kg है, दूसरे किस्म के चावल का रेट 138 रुपया पर kg है। अब मिश्रण का सवाल क्या होता है, 2 किस्म दिया रहता है और यहाँ पर जो रेट रहेगा इन दोनों का मिश्रित रहेगा। देखो इन दोनों किस्म के चावल को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण 149 रुपया पर kg। मिश्रण का मतलब क्या, इसका और इसका वो हमेशा कामन नहीं रहेगा, इन दोनों को मिलाकर जो रेट बना रहेगा हमेशा वो बीच में रहेगा। और कभी भी रेशियो पूछे तो इसका इसमें से घटाकर जो आए वो यहाँ लिख दो, इसमें से घटाकर जो आए यहाँ लिख दो। और ये जो आता है वैल्यू ये हमेशा रेशियो आता है किसका, इन दोनों रेटों का। यहाँ पर दोनों रेट मान लो कि यहाँ पर किलो पर kg है रेट है, तो ये दोनों किस्मों का अनुपात आता है। अगर उम्र होता है, देखो दोस्तों कभी कभी उम्र से भी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है, तो प्रोसेस यही रहेगा। जैसे पुरुषों का औसत उम्र ये है, महिलाओं का औसत उम्र फलाना है और दोनों का औसत उम्र ठिकाना है, तो इन दोनों का अनुपात बताइए। अगर ऐसे पूछता है तो यहाँ पर जो आता है हमेशा इन दोनों किस्मों का या दोनों जो आएगा उन दोनों का रेशियो आता है, संख्याओं में रेशियो आता है हमेशा, है ना, हमेशा संख्या में। मिश्रण का दोस्तों नियम है और ये भी मैंने शायद अपने वीडियो में बता दिया है, इसलिए मेरे वीडियो को अवश्य देखा करें। चलिए 138 में से 39 घटाइए। अब ये वाला जो रहेगा वैल्यू, एक बात हमेशा नोट करिएगा, ये वाला वैल्यू हमेशा इस एक से बड़ा रहता है और एक से छोटा। यूँ कहूँ तो इन दोनों के हमेशा बीच में रहेगा। देखिए कैसे 138 से 149 बड़ा है, लेकिन इससे बड़ा है, इससे बड़ा हो गया तो इससे हमेशा छोटा ही होगा। बड़ा में छोटा है ना, हाँ छोटा। ये कभी भी नहीं हो सकता कि दोनों से ये बड़ा हो जाए या दोनों से ये छोटा हो जाए, ये कभी नहीं हो सकता। अगर हो रहा है तो क्वेश्चन गलत है। चलो 9 में से 8 गया दोस्तों, क्या हो गया 1, 9 में से 8 गया क्या होगा 8, और 14 में से हमारा 13 जाएगा तो क्या होगा 1, यानी 11। और 5 में अब देखो 95 में से 9 जाएगा तो दोस्तों 15 में से 9 जाएगा तो दोस्तों होगा 6, और यहाँ बचा 8 में से 4 जाएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा 46, यानी 11 से बने 46 हमारा उत्तर होगा। देख रहे हैं दोस्तों कितना ईजी क्वेश्चन है, और इतना ही ईजी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, विश्वास मानिए। इस तरीका से ये भी क्वेश्चन का उत्तर 46 है। इस तरीका से दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन को मैंने कंप्लीट किया, और विश्वास मानिए ये 24 जून 2025 के सारे क्वेश्चन, 24 जून 2025 क्या अभी कितने दिन की बात है दोस्तों, अभी 1 महीना भी सीधे सीधे अगर देखा
देखा जाए तो हुआ है। यानी 1 महीना पहले जो DTPSB आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है वो सीधे मैंने सारे ऑफिशियल क्वेश्चन को हमने सॉल्व कराया है। और विश्वास मानिए आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो सेम टू सेम इसी पैटर्न को फॉलो करके क्वेश्चन पूछेगा। और अगला हम फिर सीरीज ऐसे ही चलाते रहेंगे, अगला फिर 2025 के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तब तक दोस्तों आप अपने हिसाब से करते रहिए। और दोस्तों एक चीज़ याद रखना कि 1 से लेकर 30 तक वर्ग जरूर याद रखना और 1 से लेकर कम से कम 15 तक घन जरूर याद कर लेना। चलिए दोस्तों नमस्कार। और हमारे सारे मैथ के जो बनाए हुए वीडियोज़ हैं उनको देखिए और देखने के बाद हम 6 या 7 वीडियो बनाए दोस्तों। यदि वो 7 वीडियो को आप देख लेते हैं तो तय मानिए हम जितना बता रहे हैं वो सारी चीज़ आपको समझ में आने लगेंगे। तब तक दोस्तों आज तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद।